कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो वार्षिक परीक्षा उसकी तैयारी आप शानदार कर रहे होंगे। आपके एसएसटी का पेपर जो होगा उसमें आपके सामाजिक विज्ञान के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो वार्षिक परीक्षा होगी उसके अकॉर्डिंग आपका जो ये 5वां चैप्टर है जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, ये आपका जो भूगोल है ज्योग्राफी वाला जो चैप्टर आपके उसका ये आपके एक चैप्टर है। ये जो ज्योग्राफी वाले आपकी जो बुक है उसका चैप्टर है ये समकालीन भारत वाला जो आपकी किताब चलती है उसका। तो ये 5वां पार्ट आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में तो आपके आया नहीं था, लेकिन वार्षिक परीक्षा में आपके आएगा ये अब। और ये वाला पार्ट आपके 8 नंबर का है। तो इस वीडियो में हमें आपका जो एक तो 5वां पार्ट है जो कितने नंबर का है आपके, ये आपके 8 नंबर का है। और एक आपके जो चैप्टर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका जो सेकंड वाला चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद में जो अगला चैप्टर है आपके ये वाला जनसंख्या वाला चैप्टर, ये आपके 10 नंबर का चैप्टर है। तो इस प्रकार के जो आपके बड़े बड़े नंबर की ज़्यादा नंबर की जो आपकी किताब के चैप्टर है उसको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपके जो भी वार्षिक परीक्षा के ज़्यादा नंबर की जो चैप्टर है, बड़े बड़े नंबर की जो चैप्टर है, जो ज़्यादा पेपर आपका कवर करेगा, उन चैप्टर को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आप जो टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं तो टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब आपको जो पूरा जो ये वीडियो है इसको आपको शुरू करके लास्ट तक आपको इसको देखना है ताकि आपका पूरा फ़ायदा मिल सके। पहला प्रश्न आपके सामने है कि सिनकोना के जो वृक्ष है वो कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो सिनकोना के जो वृक्ष है वो कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है 100 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और लास्ट आपका 50 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा वाले या कम वाले वर्षा क्षेत्र में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सिनकोना। सिनकोना जो आपके 100 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन आपके कि सिमलीपाल जो जीव मंडल निश्चय है वो किस राज्य में स्थित है। तो सिमलीपाल जो आपके ओडिशा में आता है। कहाँ पर आता है ये? ओडिशा में आता है। इसका आप नाम याद रखें, सिमलीपाल वाला इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये पूछा जाता है। अच्छा, इस सिमलीपाल के अलावा भारत में कुल कितने जीव मंडल निश्चय हैं, आरक्षित क्षेत्र है, वो आपको इनकी टोटल संख्या कितनी है कमेंट करके बतानी है। ठीक है, जीव मंडल निश्चय की जो टोटल नंबर है वो कितना है, टोटल भारत में कितने जीव मंडल निश्चय से जो आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ये इनका जो संख्या है आपको अपनी किताब में दे रखी है, आपके किताब में पेज नंबर 46 पे, तो आप वहाँ से इसको देखकर ज़रूर जो बताएं। और एक और आपके नंबर कमेंट करना है कि भारत में जो नेशनल पार्क है वो कितने, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, भारत में नेशनल पार्क कितने हैं और जो सेंचुरी हैं, ठीक है, जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य जो हैं वो कितने हैं। इन दोनों का जो उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न आपका ये है कि भारत के कौन से जीवमंडल निश्चय विश्व के जीवमंडल निश्चय में लिया गया है। तो भारत का ऐसा कौन सा जीवमंडल निश्चय है जिसको विश्व के जीवमंडल निश्चय में लिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके मन्नार की खाड़ी, इसको विश्व के जीवमंडल निश्चय में लिया गया है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपके ब उत्तर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न आपका ये है कि बलुई मिट्टी इनमें से कौन सी वनस्पति पाई जाती है। तो बलुई मिट्टी जो बालू रेत होती है, रेत की बात की जाए, रेत में आपके रेगिस्तान आता है, वहाँ पर कौन सी झाड़ियाँ, कहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कंटीली वनस्पति पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके कंटीली वनस्पति इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये कंटीली वनस्पति अपने जो पश्चिमी रेगिस्तान है उसमें पाई जाती है। जैसे यहाँ पर कई सारे वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कैक्टस है, नागफनी है, इसके अलावा खजूर है, और इसके अलावा जो कंटीले वन झाड़ियाँ जो बलुई मिट्टी में पाए जाते हैं तो इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है। इनका जो पत्तियाँ होती है वो छोटी छोटी होती है, क्योंकि इनका जो वाष्पीकरण की दर जो होती है वो कम हो सके, इसलिए इनकी जो पत्तियाँ वो छोटी छोटी पाई जाती हैं। कंटीले वन में कौन कौन से जंगल पाए जाते हैं, तो आप रेगिस्तान में देखते हैं कौन कौन से चूहे होते हैं, लोमड़ी होती है, भेड़िए होते हैं, ऊँट होते हैं, ठीक है, खरगोश होते हैं, ये सभी जो जीव है वो कंटीले वन में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है कि भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र कौन से हैं। भारत में जो प्राकृतिक वनस्पति वाले क्षेत्र कौन से हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपके हिमालय भी हो जाएगा, मध्य भारत भी हो जाएगा और मरुस्थल भी हो जाएगा। इन सभी जो जगह पे जो प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपके कि मैग्रोव वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो मैग्रोव जो है सुंदरवन वगैरह डेल्टा हैं, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। तो नदी के डेल्टा क्षेत्र में मैग्रोव वन पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पंचमढ़ी जो जीवमंडल आरक्षित हैं वो किस राज्य में स्थित है। तो ये एमपी में पड़ता है, पंचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित निश्चय, और ये 8वीं क्लास में भी आया था, वही आपके जीवमंडल निश्चय हैं और उसको आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। तो आपके लिए एक और क्वेश्चन इसमें छोड़े जा रहे हैं कि एक ऐसी वनस्पति का नाम बताना है जो मतलब उसको क्या कहा जाता है, जो मूल रूप से भारतीय हैं, उसको कौन सी वनस्पति कहा जाता है, और जो पौधे भारत से बाहर से आए हैं उन पौधों को कौन से पौधे कहा जाता है। दोनों के उत्तर आपको कमेंट करना है।
इसकी पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपकी कक्षा 9 की जो टेस्ट सीरीज में उसमें मिलेगी, साथ ही कक्षा 9 की टेस्ट सीरीज में आपको जो कक्षा 9 की जो वार्षिक परीक्षा के जो पेपर है हर विषय के कम से कम 30 से 35 पेपर आपको इसी टेस्ट सीरीज में मिलेगी, और ये मात्र आपके 99 में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके हैं रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें कि प्राकृतिक वातावरण से और उसमें रहने वाले जीवों से निर्मित व्यवस्था को क्या कहते हैं। तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है उसमें जब भी जीव जंतु रहते हैं उनको क्या कहते हैं, पारितंत्र, इकोसिस्टम उसको कहा जाता है। तो पारितंत्र इसको कहा जाता है, तो यहाँ नाम लिखेंगे पारितंत्र। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं। तो पेड़ पौधों को पादप कहा जाता है। नेक्स्ट फिर आपके मानस जीवमंडल निश्चय, ये कहाँ पर पाया जाता है। तो मानस जो है वो असम में पाया जाता है। असम में ये मानस जो है वो एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, और जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। कंटीले वनों का जो मुख्य वृक्ष है वो कौन सा होता है। तो कंटीले वन में जो पश्चिमी रेगिस्तान में कौन कौन से वन वृक्ष पाए जाते हैं। तो खेजड़ी बबूल इसका मुख्य वृक्ष होता है। तो यहाँ पर बना आपको बबूल इसका मुख्य वृक्ष रहता है। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, लागू कब किया गया। तो ये 1972 में लागू किया गया था। भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो 21.5% है। 21.5% ये वनों का कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है। जुकाम और खांसी की दवा के लिए किस पादप का उपयोग किया जाता है। तो तुलसी का जो पौधे होते हैं उसके पत्तियों का उपयोग किया जाता है। तो जुकाम और खांसी की दवा के लिए तुलसी पत्तों का जो प्रयोग है वो किया जाता है। एक प्रश्न का उत्तर आपके लिए, जिस प्रकार से तुलसी का उपयोग जुकाम और खांसी के लिए किया जाता है, इसी प्रकार से एक उस औषधीय पौधे का नाम बताना है। उस औषधीय पौधे का नाम बताना है जो कि जिसके बीजों से बीजों का जो पाउडर बनाकर जो मधुमेह रोग में वो सहायता करता है। तो किस पौधे के बीज से जो पाउडर बनाकर उसका जो डायबिटीज़ मधुमेह रोग में सहायता करता है। और मधुमेह नाम आया तो आप कमेंट करके बता रहे हैं कि मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खंड ब से मिलान करना है। तो इसमें सुंदरवन जो है कहाँ पर पाया जाता है। तो सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। और कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में आती है, कंचनजंगा सिक्किम में। और देवांग ये जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। और मानस जो है वो असम में है। मानस तो फेमस नाम है असम का, साथ इसको याद रखें। नेक्स्ट फिर आपके सत्य असत्य वाले बताने कि मूल रूप से भारतीय वनस्पति को विदेशज वनस्पति कहते हैं। तो ये आपके असत्य हो जाएगा। मूल रूप से जो भारतीय वनस्पति होती है उसको देशज कहा जाता है, उसको देशज कहा जाता है, देशज वनस्पति कहते हैं। और जो वनस्पति विदेशों से आती है उसको विदेशज वनस्पति कहा जाता है। मानस जीवमंडल निश्चय असम में स्थित है। तो ये बिल्कुल सत्य है, ये असम में ही स्थित है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कंटीले वन पाए जाते हैं। तो कंटीले वन तो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, ये कंटीले वन यहाँ पर अंडमान निकोबार में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसको अपन असत्य कहेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। सही बात है, ये दुधवा जो राष्ट्रीय पार्क है वो यूपी में स्थित है। गिर नेशनल पार्क ये अपने गुजरात में स्थित है। और आप सभी को पता है कि जो एशियाई शेर केवल भारत के जो गिर नेशनल पार्क में ही देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक फैक्ट है, इसको याद रखें कि जो गिर नेशनल पार्क है वहाँ पर जो एशियाई शेर देखने को मिलते हैं। ज्वारी वन सुंदरी नामक वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। ये बिल्कुल सत्य है, ज्वारी वन सुंदरी नामक वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है, सुंदरवन के डेल्टा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ऊँट जो है थार के मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये ऊँट जो है थार के मरुस्थल में पाया जाता है। और ऊँट राजस्थान का राज्य पशु भी है, राजस्थान का राज्य पशु है पालतू पशुओं की श्रेणी में। तो वन्य जीव की श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, कमेंट करके बताना। और ऊँट को थार का जो मरुस्थल भी कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है। तो मरुस्थल का जहाज़ या रेगिस्तान का जहाज़ भी ऊँट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके उत्तर एक शब्द में देना है। फिर आपके नेक्स्ट जो है एक शब्द में एक वाक्य में इनका उत्तर देना है। तो हाथी किस प्रकार का जानवर है। तो हाथी जो है वो एक स्तनधारी जानवर है। तो इसमें क्या लिखेंगे, हाथी एक प्रकार का जो है वो स्तनधारी जानवर है, स्तनधारी जानवर है। ठीक है, इसको आपको याद रखिए, स्तनधारी है। देशज वनस्पति का एक उदाहरण बताइए जो अपने देश में ही पाई जाती है, उत्पन्न होती है, मूल रूप से भारत की, वो देशज वनस्पति कहलाती है, वो साल का वृक्ष अपना भारत का है। नेक्स्ट फिर आपके हैं कि एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क फेमस है। तो काजीरंगा जो कि मानस असम में स्थित है। तो काजीरंगा जो है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। तो दो नाम इसमें आपको याद रखना है, काजीरंगा और दूसरा आपका है मानस।
दोनों ही कहाँ पे, असम में पाए जाते हैं, दोनों ही असम में स्थित। और ये एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं जिसको अपन राइनो कहते हैं, ये राइनो के लिए फेमस हैं। भारत में कितने जीवमंडल निश्चय स्थापित किए गए, तो संख्या मैंने आपको ऊपर पूछी थी, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देश में कितने नेशनल पार्क स्थापित, तो नेशनल पार्क की संख्या कितनी है, 103 है। नेशनल पार्क कितने हैं, 10। नेशनल पार्क की जो संख्या है वो आपको याद करनी है, 106 है। आपकी किताब में दे रखा है 106, तो आपको 106 ही इसको याद रखना। तो ये 106 इसको याद रखें। इसके अलावा आपके जो टोटल जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, अभयवन है, वो कितने हैं, तो वन्य प्राणी अभयवन 573 है। ये भी संख्या आपको याद कर लेनी, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है। एक औषधि पादप का नाम बताइए, तो औषधि पादप में आप किसका नाम लिख सकते हैं, जैसे नीम का नाम लिख सकते हैं, नीम के अलावा तुलसी का नाम लिख सकते हैं, नीम, तुलसी। इसके अलावा और तुलसी, बहुत सारे ऐसे पादप है जो औषधि पादप में आते हैं, जैसे सर्पगंधा है, जामुन है, अर्जुन है, बबूल है, नीम है, कचनार है। ये सभी आपके जो औषधि पौधों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका ये है कि गंगा जो ब्रह्मपुत्र डेल्टा है उसमें कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है इसमें सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। तो सुंदरवन भी कहते हैं इसको, सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर किस वन का जानवर है, तो रॉयल बंगाल टाइगर ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मैंग्रोव वन में। कहाँ पर पाया जाता है, ये मैंग्रोव वन में पाया जाता है। तो ये रॉयल बंगाल जो टाइगर है, ये टाइगर जो धारियाँ वाले जो टाइगर होते हैं वो अभी जो कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो यही रॉयल बंगाल टाइगर है, जो कि कहाँ पाया जाता है, मैंग्रोव वन में पाया जाता है। ठीक है, ये मैंग्रोव वन में पाया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक मैंग्रोव वन सुंदरवन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तो याद रखिए, मैंग्रोव वन सुंदरवन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। सिनकोना के वृक्ष की लंबाई, ये तो आपको ऊपर पहले ही क्वेश्चन यही था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 100 सेंटीमीटर में वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंध पर्णपाती वन के 2 वृक्षों के नाम बताइए, तो साल और सागवान। साल और सागवान के जो वृक्ष हैं वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वर्षावन है। तो साल और सागवान, सागवान को टीक भी कहते हैं। ठीक है, सागवान या सागौन भी कहा जाता है इसको। तो इसकी जो लकड़ी होती है बहुत ही इमारती लकड़ी होती है, और इसका उपयोग जैसे रेल की स्लीपर वगैरह सामान पैकिंग करने में इनमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 के अनुसार वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो इसका लगभग जो परसेंटेज पूछा जा रहा है तो 20.55% इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, तो 20.55%। फिर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कियांग क्या है, कमेंट करके बताना कि कियांग क्या है। ठीक है, आपको ने अगर पाठ पढ़ा है तो ज़रूर आपके पाठ में आया होगा कि कियांग क्या है। और एक आपको बताना कि अपने राजस्थान में कौन कौन से जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क है, कौन कौन से जो वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में या पक्षी अभ्यारण्य के बारे में आप जानते हैं। तो राजस्थान के जो भी आप राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में जानते हैं उनका नाम आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, फिर आपके एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सर्पगंधा, अर्जुन, नीम, तुलसी का एक एक औषधि पौधे का आपको गुण लिखना है। तो सर्पगंधा एक तो ब्लड प्रेशर का जो नियंत्रण करने में काम आता है। ठीक है, तो बीपी को कंट्रोल करने में काम आता है सर्पगंधा। अर्जुन का जो वृक्ष है वो अर्जुन वृक्ष कान के दर्द में और ये भी बीपी के नियंत्रण में काम आता है। फिर नीम जो है वो जीवाणुनाशक के प्रतिजैविक एक प्रकार का। तुलसी जो एक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला वृद्धिकारक पौधा है, औषधि पौधा है। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका ये कि भारत के 2 जीवमंडल निश्चय क्षेत्रों के नाम बताइए। तो एक तो हो जाएगा जैसे कि पंचमंडी है, पन्ना है, अमरकंटक है। ठीक है, ये नंदा देवी है। ये सभी जो भारत के जो जीवमंडल निश्चय क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वन्य जीव प्राणियों के नाम बताइए। तो वहाँ पर बाघ, सोन, चिड़िया, बारहसिंगा ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका ये कि कंटीले वनों की जो वनस्पति का नाम बताइए। तो कंटीले वन में बबूल, खेजड़ी, खजूर, अकासिया ये पाए जाते हैं। अल्पाइन वनस्पति भारत में कहाँ पाई जाती है। तो अल्पाइन वनस्पति पर्वतीय वनों में, जहाँ की जो ऊंचाई है, पर्वतीय वन जो कि 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाती हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर ये अल्पाइन वनस्पति पाई जाती हैं। हिमालय वनों की विशेषता बतानी, कोई 2 विशेषता। तो ये जो हिमालय वन होते हैं ये शंकुधारी होते हैं। ऊंचाई के साथ साथ सघनता और ऊंचाई की वृक्षों की ऊंचाई में भी कमी आती है। फिर आपकी मैंग्रोव वनस्पति की 2 विशेषता बतानी। तो मैंग्रोव वन समुद्री तट को स्थिर रखते हैं और ये तूफानी लहरों, धाराओं और ज्वार से समुद्री टकराव को कम करते हैं। फिर भारत के किन्हीं 2 पक्षी अभ्यारण्य के नाम बताना है। तो एक तो आपके वेदांतंगल हो जाएगा और दूसरा आपके गना पक्षी विहार जो कि अपने राजस्थान में स्थित है, ये भरतपुर में पड़ता है। ये इसका नाम आपको याद कर लेना है, गना पक्षी विहार। ये साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। जो प्रवासी पक्षी होती हैं वो सर्दी की ऋतु में यहाँ पर आते हैं प्रजनन के लिए, इसलिए फेमस है। साइबेरियन सारस प्रवासी पक्षी है जो कि हमारे भरतपुर के जो गना पक्षी विहार अभ्यारण्य है यहाँ पर ये आते हैं।
भारत के किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताना है तो इसमें आपके कान्हा है और जिम कॉर्बेट है, ये दोनों आप नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा भी और लिख सकते हैं। जैसे राजस्थान की बात करें तो रणथंभौर नेशनल पार्क है। इसके अलावा अपना जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है और सरिस्का है, ये सभी आपके भारत में ही पाए जाते हैं और राजस्थान में भी है। सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में कोई अंतर बताना है तो सदाबहार वन जो होते हैं, सदाबहार आप सभी को पता है, नाम से ही पता चल रहा है कि साल भर जो हरे भरे रहते हैं, वर्षा बहुत मात्रा में होती है, इस कारण ये हरे भरे रहते हैं। लकड़ी अत्यधिक मजबूत होती है, अत्यधिक सघन होते हैं, इनकी ऊंचाई 60 मीटर से ज़्यादा होती है। पर्णपाती या पतझड़ वन ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में, नाम ही इसका पतझड़, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। गर्मी शुरू होती है तो ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और 70 से 200 सेंटीमीटर के मध्य की वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। वृक्षों की ऊंचाई औसत है जो 30 मीटर के लगभग होती है और व्यापारिक महत्व के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है कि भारत में बहुत से जीव और पादप संकटग्रस्त हैं, ठीक है। एक पादप और एक जीव का जो इसमें आपको उदाहरण देना है, जैसे कोई संकटग्रस्त हो ऐसे पादप का नाम बताना है। तो संकटग्रस्त का मतलब जो विलुप्त होने की कगार पे है, मतलब अगर उनका संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले समय में वो गायब हो जाएंगी दुनिया से। जैसे विलुप्त हो चुके हैं मतलब वो गायब ही हो चुके हैं, जैसे डायनासोर है। तो डायनासोर हम केवल किताबों में या फिर नाम उसका फ़ोटो ही देखते हैं या फिर वीडियो के रूप में इंटरनेट पे ही देखते हैं। अभी जो वास्तविक जीवन में जो डायनासोर देखने को नहीं मिलता है, वो इस दुनिया से गायब हो चुका है। इसी प्रकार से अगर इन पौधों का भी या इन जंतुओं का भी संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये भी पौधे और ये भी जो अपने जीव जंतु हैं वो विलुप्त हो जाएंगे। तो जो संकटग्रस्त हैं, यानी कि संकट है उनके ऊपर, वो कभी भी समाप्त हो सकते। तो इसमें जो पादप की बात करें तो सर्प, गंधा है और चंदन है, ये दोनों है जो आपके। चंदन पहले खूब हुआ करते थे लेकिन धीरे धीरे इनके जो वन है वो करते जा रहे हैं। आपने जैसे लाल चंदन की बात करें तो लाल चंदन दक्षिण भारत में खूब होता है। आपने एक मूवी देखी होगी, आप कमेंट करके बताना कि कौन सी मूवी में लाल चंदन के बिजनेस से संबंधित है जो उसमें आपने खूब जो चर्चा की, वो काफ़ी पॉपुलर मूवी भी रही जिसमें चंदन के ऊपर ही जो एक मूवी बनी थी। और संकटग्रस्त प्रजाति वाले जीव की बात करें तो एक सींग वाले गेंडा जो कि असम या काजीरंगा में पाए जाते हैं, और उड़न गिलहरी अपने राजस्थान में जो प्रतापगढ़ अभ्यारण्य है, सीता माता प्रतापगढ़ अभ्यारण्य, ये थोड़ा सा प्रतापगढ़ में है, बाकी चित्तौड़गढ़ में है, बड़ी सादड़ी में स्थित है ये। तो सीता माता अभ्यारण्य जो है, ये आप में से कोई गया होगा सीता माता अभ्यारण्य, जहाँ पर जो आपने 2 झरने भी देखे होंगे, एक गर्म पानी का झरना और एक ठंडा पानी का झरना, और वहाँ पे माता सीता और वाल्मीकि जी का, इनका सभी का जो आश्रम वहाँ बने हुए हैं। तो एक बावड़ी वगैरह बहुत ही जो प्राकृतिक जो स्थान है ये, और खूब सारे जो जीव जंतु और वनस्पति वहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा नाम याद करना, सीता माता अभ्यारण्य जो कि उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। तो वो था आपके 5वां पार्ट, और ये है आपके छठा पार्ट। छठे पार्ट का नाम क्या है? जनसंख्या, पॉपुलेशन वाला जो चैप्टर है आपके, ये छठा पार्ट है और ये टोटल आपके 10 नंबर का चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, 10 नंबर के क्वेश्चन इस पार्ट में से पूछे जाएंगे। तो अब आपको अगर ज़्यादा नंबर लाना है तो आपको जो ज़्यादा नंबर वाला चैप्टर है उनके ऊपर आपको ध्यान है जो ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी जाके आप जो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो जनसंख्या वाला चैप्टर इसमें निपटा देते हैं, फिर आगे की जो किताब है उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट चैप्टर उनको निपटाएंगे। आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ऐप के ऊपर अब आपके रोज़ाना टेस्ट वगैरह होंगे। इसके अलावा आप ऐप के ऊपर जो अपनी टेस्ट सीरीज है 99 वाली जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो इसकी PDF वगैरह सारी चीज़ आपको कक्षा 9 की टेस्ट सीरीज में ही मिलेगी। जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ले रखी है वो बहुत ही शानदार अपने पेपर की मदद से, जो पुराने पेपर की सहायता से तैयारी कर रहे हैं। आप भी तैयारी कर सकते हैं। ऐप के ऊपर जो टेस्ट सीरीज है उसको ज़रूर एक बार विजिट करें, और मेरे सपोर्ट के लिए आप वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आइए जो जनसंख्या वाला चैप्टर है उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला जो स्टेट है वो आपको इसमें बताना है। तो आप सभी को पता है कि हमारा एक स्टेट है जो कि विश्व के कई देशों की जनसंख्या मिलाएं तो भी उसकी जनसंख्या के बराबर नहीं होता है। और ऐसा वो जो स्टेट है अपना यूपी है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी है कि कई सारे देश की जनसंख्या भी यूपी की जनसंख्या से कम है। इतना बड़ा जनसंख्या के मामले में ये अपना उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से जो जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा है, लेकिन एरिया के हिसाब से बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से तो यूपी आएगा, और क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो हमारा राजस्थान आता है नंबर 1 पे है। हमारा जो राजस्थान है वो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है। क्षेत्रफल के अनुसार हमारा जो राजस्थान है वो सबसे बड़े क्षेत्र में आता है। तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना की बात करें तो 2011 में जो जनगणना हुई, मार्च 2011 तक भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी थी आपके? वो थी आपके 121.06 लाख। ठीक है, इतने लाख के दो
या फिर 121 करोड़ के दो, ठीक है, 121 करोड़, ठीक है, 121.06 करोड़ के दो, ये दोनों एक ही है। तो ये लाखों की बात करें तो 12,106 लाख के, और करोड़ की बात करें तो 121.06 करोड़ है। ये 2011 की जनगणना है, ठीक है। जब मोदी जी आए थे 2014 में, तब 2014 में हम कितने हो गए थे, 125 करोड़ हो गए थे। तो मोदी जी का अगर आपने 2014 में जब इलेक्शन हुआ था, उस समय अगर आप भाषण देखेंगे तो वो अपने भाषण में संबोधित करते थे कि मेरे 125 करोड़ देशवासियों। 125 करोड़ का मतलब कितना हो गया, 125 करोड़, ठीक है। ये 2014 में था, तो जाहिर सी बात है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ थे, तो 2014 में जो हम कितने हो गए थे, 125 करोड़ हो गए थे। लेकिन अभी अगर मोदी जी का भाषण सुनेंगे तो वो कितना कहते हैं, वो 140 करोड़ कहते हैं। यानी कि अभी की जो जनगणना की बात, जनगणना तो अभी हुई नहीं है, लेकिन अभी की जो जनसंख्या देश की, भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ के लगभग हो चुकी है। और अभी हम जो लगभग चीन को भी पीछे छोड़ चुके हैं, और हमारा जो अब अगर जनसंख्या के नए आंकड़े आएंगे तो उसके अनुसार हम विश्व में जो नंबर 1 पे रहेंगे जनसंख्या के मामले में। तो ये भारत की बात है, इसमें याद रखें। यूपी जो है जनसंख्या के मामले में सबसे बड़े स्टेट के रूप में जाना जाता है, और एरिया के हिसाब से बात करें तो हमारा जो राजस्थान है वो एरिया के हिसाब से हमारा राजस्थान सबसे बड़ा है, याद रखें। तो ये उत्तर प्रदेश है, जहाँ की जो आबादी कितनी है, 1990 लाख है, यानी कि 19 करोड़ है, 19 लगभग 20 करोड़ है। 2011 के अनुसार है जो 1990 लाख थी, ये 19 पॉइंट या 90 करोड़ के दो इसको, ठीक है। इतनी आबादी, इतनी तो अपने पड़ोसी मुल्क जो है अपना ये पाकिस्तान, उसकी भी जनसंख्या इतनी नहीं होगी जितनी कि हमारे अकेले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में पूरे देश की 16% जो जनसंख्या वो केवल यूपी में निवास करती है, ये भी आपको याद रखना है। और सबसे कम आबादी की बात करें तो सिक्किम की है। सिक्किम की सबसे कम आबादी है, जो कि कितनी है, 6 लाख है। कितनी है, 6 लाख। सिक्किम की आबादी राज्य में सबसे कम है। और यूटी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की, तो लक्षद्वीप की सबसे कम है। इसके अलावा भारत की लगभग जो आधी आबादी है वो केवल 5 राज्यों में निवास करती हैं। वो 5 राज्य कौन कौन से, जहाँ पर जो पूरे भारत की जो जितनी भी आपकी पॉपुलेशन है उसकी आधी आबादी 140 करोड़ है, तो लगभग जो 70 करोड़ लोग हैं वो इन 5 स्टेट में निवास करते हैं। वो 5 स्टेट कौन कौन से, नाम आपको याद कर लेना है। सबसे पहले नाम आएगा यूपी का, यूपी के बाद में हमारा नाम आता है महाराष्ट्र का, यूपी के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में बिहार है, बिहार के बाद में नाम आता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद में आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में जो ये 5 जो स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर जो पूरे भारत की आधी आबादी निवास करती हैं। ये जो जनसंख्या होती है इसकी गणना की जाती है। जनसंख्या क्या करते हैं, गणना करते हैं, इसको जनगणना कहा जाता है, ठीक है। तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद में जनसंख्या की जो आधिकारिक गणना होती है, जैसे लास्ट बार कब हुई थी, 2011 में हुई थी। मार्च 2011 तक के आंकड़े हम पढ़ते हैं इसमें। 2021 में वापस होने वाली थी, और आप सभी को पता है कि पेंडेमिक चल रहा था उस समय, वैश्विक महामारी थी, कोरोना के कारण ये नहीं हो पाई थी। तो उस कारण से जो 2021 में नहीं हो पाई, बाकी हर 10 साल में जो जनगणना होती है। तो पहली बार भारत में सबसे पहले जो जनगणना हुई थी भारत में सबसे पहले, वो 1872 में हुई थी। कब हुई थी, 1872 में। ये भारत में पहली बार जनगणना जो की गई थी वो 1872 में हुई थी। और लगभग इसके जो 9 साल बाद में जो पूरे भारत की जनगणना, जो संपूर्ण जनगणना एक बार हुई थी पहली बार में, वो 1881 में पूरे भारत में। ये गिनी चुनी जनसंख्या थी, सब एक साथ इसको संपूर्ण जनगणना नहीं की गई थी 1872 में, लेकिन 1881 में पूरे देश की जो जनगणना एक साथ की गई थी। तो ये भी आपको याद रखनी है। और ये कितने सालों में होती है, तो जनगणना जो होती है वो 10 सालों में होती है। हर 10 साल में जनगणना होती है, याद रखें इसको। पिछली लास्ट बार जो जनगणना कब हुई थी, 2011 में हुई थी। कुछ और आंकड़े हम आगे और आएंगे तो उसकी भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का जो जनघनत्व है वो भारत से ज़्यादा है। तो भारत का जो पड़ोसी देश है, बांग्लादेश, बांग्लादेश का जो जनघनत्व है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो भारत का जो पड़ोसी देश है उसमें बांग्लादेश का जो जनघनत्व है वो सबसे ज़्यादा है। जनघनत्व का मतलब क्या होता है, प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में जो लोग रहते हैं उनकी जो संख्या होती है, इनको हम जनघनत्व कहा जाता है। तो जहाँ पर कम ज़मीन में ज़्यादा लोग रहते हैं उसका जनघनत्व ज़्यादा होगा, और जहाँ ज़्यादा ज़मीन में कम लोग रहते हैं वहाँ का जनघनत्व कम होता है। उदाहरण के लिए हम बात करें
तो हमारा जो रेगिस्तान है वहाँ पर जो लोग कम रहते हैं तो उसका जनघनत्व तो कम है। लेकिन जयपुर जैसे इलाके में, भरतपुर अलवर जैसे इलाके में, अलवर भिवाड़ी इधर का जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें लोग कम जनसंख्या क्षेत्रफल में लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ का जनघनत्व ज़्यादा है। हम बात करें 2011 की जनघनत्व की, तो 2011 का जो जनघनत्व था वो कितना था? 2011 का जो जनघनत्व है वो आपको याद रखना है। 2011 का जो जनघनत्व है वो आपको याद रखना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 आपको नाम याद रख लेना है, संख्या आपको याद रखनी है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर इसमें आपके 2011 का जनघनत्व भारत का। फिर बात कर लेते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जनघनत्व किसका है, तो राज्य की बात करें तो बिहार का है। बिहार का जो जनघनत्व सबसे ज़्यादा है, ठीक है। बिहार का जो जनघनत्व है वहाँ पर जो कम जगह में लोग ज़्यादा रहते हैं, कहाँ कितने रहते हैं, तो बिहार में जो 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, वहाँ पर जो 1102 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। वहीं सबसे कम जो जनघनत्व वो किस राज्य का है, तो हम बात करते हैं सबसे कम जनघनत्व की, तो वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश का जो जनघनत्व है वो कितना है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो जनघनत्व है वो 17 है। यहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, यहाँ पर 17 ही लोग रहते हैं। और यहाँ पर 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 1102 लोग रहते हैं। तो किसका जनघनत्व ज़्यादा हुआ, बिहार का जनघनत्व ज़्यादा हुआ और अरुणाचल प्रदेश का कम हुआ। इसी प्रकार से हमारे राजस्थान में बात करें तो जयपुर का जनघनत्व सबसे अधिक है। जयपुर, भरतपुर, अलवर इनका जनघनत्व ज़्यादा है। और सबसे कम जनघनत्व की बात करें तो अब वो हमारे जैसलमेर ज़िले का है। जैसलमेर में भी जनघनत्व आपके 17 ही है और इस अरुणाचल प्रदेश का भी जनघनत्व 17 ही है। दोनों नाम आपको साथ में याद करना है। जितने लोग अरुणाचल प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं उतने ही लोग अपने राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में रहते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनघनत्व न्यूनतम पाया गया। तो भाई हमने अभी चर्चा की, जो अरुणाचल प्रदेश है इसका जनघनत्व सबसे कम है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे ज़्यादा किसका, तो भाई बिहार का है। बिहार में कितने लोग रहते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में 1102 लोग निवास करते हैं। और अपने राजस्थान के जनघनत्व की बात करें तो राजस्थान का जनघनत्व आपको याद कर लेना है, लगभग 200 है, 199 है। लेकिन इसको आंकड़ों के हिसाब से 200 याद रखा जाता है, तो 199 की जगह आपको 200 लिख लेना है, या फिर आप 199 लिखेंगे तो भी सही है। तो ये जनसंख्या के हिसाब से आपको याद रखना है। क्षेत्रफल के अनुसार अपना जो राजस्थान है वो सबसे बड़ा स्टेट है, जहाँ पर जो भारत की कुल जनसंख्या केवल 5.5% लोग निवास करते हैं। अपने राजस्थान में कुल जनसंख्या जितनी भी निवास करती है वो पूरे भारत की जनसंख्या का 5.5% है। लेकिन एरिया के मामले में हमें जो इंडिया में जो सबसे नंबर 1 पे है। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 10.41% केवल हमारा राजस्थान में क्षेत्रफल आता है। जितना भी एरिया है उसका 10.41% जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो हमारे राजस्थान का है। और जनसंख्या कितनी है, 5.5 है। और हमारा जनघनत्व कितना है, 200 है। ये भी आपको याद रखना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लिंगानुपात को सही तरीके से परिभाषित करता है। लिंगानुपात क्या होता है, जो सेक्स रेशियो जो होता है उसको लिंगानुपात कहा जाता है। यानी कि प्रति 1000 जो पुरुष होते हैं उस पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो होती है उसको क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, लिंगानुपात कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहा जाता है। जैसे आप सभी को पता है कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, और अपने राजस्थान में जिला कौन सा और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा। तो आप सभी को पता है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो धौलपुर है। राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो सबसे कम संख्या वो धौलपुर जिले में आती है। तो आपको कमेंट करके बताना कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है राजस्थान का। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है। तो हमने भी चर्चा की 382 व्यक्ति लोग प्रति किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर में। ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। फिर आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या। देखो, मरने वाले की बात की जाए तो उसको कहा जाता है मृत्यु दर। इसको क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। और प्रति वर्ष ये प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जो जन्म व्यक्ति होते हैं उनकी संख्या को जन्म दर कहा जाता है। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को क्या कहते हैं, उसको प्रवास कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको प्रवास कहा जाता है। तो लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, इसको प्रवास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो साक्षरता दर है, भारत में
साक्षरता दर है वो कितनी थी। 2011 की बात की जा रही है, तो 2011 की जो भारत की साक्षरता दर है वो 73% थी, लगभग 73% आपको याद रखनी है। फिर अगला प्रश्न है कि आपकी किशोर जनसंख्या से क्या अभिप्राय है। तो जिनकी आयु 10 साल से 19 साल तक होती है, WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जिनकी आयु 10 साल से 19 साल होती है इनको किशोर कहा जाता है, इसको एडोलसेंस कहा जाता है, किशोरावस्था कहा जाता है। एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही निर्णय ले सकती है, तो बुद्धिमत्तापूर्ण इनका निर्णय ले सकती है। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर आपके ये कि केरल में जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों है, किस कारण से जो वहाँ का जो जनघनत्व वो सबसे ज़्यादा है। तो केरल का जनघनत्व अधिक होने का कारण ये कि एक तो समतल मैदान है और वहाँ का जो उपजाऊ मिट्टी है और पर्याप्त वर्षा, इस कारण से जो किसी भी स्थान का जनघनत्व इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे जो उपजाऊ मिट्टी होती है या रोजगार के साधन ज़्यादा होते हैं, तो लोग वहाँ पे ज़्यादा निवास करते हैं। जनसंख्या परिवर्तन को कितने प्रकार से व्यक्त किया जाता है, नाम लिखना है। तो जनसंख्या जो परिवर्तन होता है उसको 3 प्रकार से हम व्यक्त करते हैं। तो जन्म दर होती है, एक मृत्यु दर होती है, एक प्रवास होता है। तो 3 तरीके से इसको व्यक्त करते हैं। एक नाम आपको याद रखना है, जन्म दर और मृत्यु दर, ठीक है, मृत्यु दर और एक आपके प्रवास, ये 3 नाम आपको याद इसमें रखना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर आपके ये चौथा, कि भारत की आधी आबादी किन 5 राज्यों में निवास करती है। तो हमने ऊपर चर्चा की थी, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये 5 नाम आपको इसमें याद रखना है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो अभी तो आप सभी को याद हो गया होगा। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये आपको याद करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार, अच्छा ये पूछ रहा है कि भारत में जो पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना 1872 को होती है, लेकिन संपूर्ण भारत की जो जनगणना है वो 1881 में होती है। और इसी के बाद में फिर हमारे जो 10-10 साल में जो जनगणना प्रारंभ हो जाती है, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना अच्छे से। अगला प्रश्न आपका ये है कि 2011 के अनुसार जो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो हरियाणा है। और 2011 के अनुसार जो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो उसमें केरल करेंगे। जन्म दर और मृत्यु दर का जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको वृद्धि दर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वृद्धि दर कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है, तो लगभग 16% जो निवास है वहाँ पे यूपी में करता है। और हमारे राजस्थान में कितना करता है, तो 5.5% जो हिस्सा है वो अपने राजस्थान में आता है। फिर आपको जो इसमें सत्य असत्य बताना है। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि 2000 में जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई थी, तो ये बिल्कुल सत्य है। जनसंख्या परिवर्तन में प्रवास की भूमिका का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये आपके गलत हो जाएगा। जनसंख्या परिवर्तन में देखो 3 चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास का। तो ये प्रवास का तो भूमिका होती है। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है जो मृत्यु दर में कमी भी है। तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर लोगों की जो मृत्यु कम होगी तो जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो भी प्रभावित होती हैं। भारत में जीवन जीने की जो औसत आयु वो 68 वर्ष है। कितना वर्ष है, 68 वर्ष है, ये बिल्कुल सत्य है। और नेक्स्ट है कि 15 से 59 वर्ष की आयु को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। तो 15 से 59 वर्ष की जो जनसंख्या होती है इसको कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ये भी आपके सत्य हो जाएगा। भारत में जनगणना प्रति 5 वर्ष में की जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। 5 वर्ष में नहीं करते हैं, 10 साल में करते हैं। हर 10 साल में जो जनगणना की जाती हैं। और फिर आपके नेक्स्ट है कि व्यवसाय के आधार पर उद्योगों में संलग्न जनसंख्या को तृतीयक व्यवसाय में रखा जाता है, तो ये बिल्कुल आपके सत्य है। तृतीयक व्यवसाय को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ग्रामीण जनसंख्या संरचना कृषि कार्य में लगे लोग शामिल होते हैं। तो ग्रामीण जो जनसंख्या होती है वो कृषि कार्य में लगे लोग शामिल होते हैं, बिल्कुल ये भी सत्य बात है। नेक्स्ट है आपके कि भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है, तो बिल्कुल सत्य बात है। केरल राज्य का जो लिंगानुपात है वो सबसे ज़्यादा है। फिर आपको कॉलम अ को कॉलम बी से मिलान करना है। तो आपकी सिक्किम की जनसंख्या कितनी, तो लगभग 6 लाख है सिक्किम की जनसंख्या, जो कि सबसे कम है, भारत में सबसे कम। पहली बार जो जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में होती है। और संपूर्ण जनगणना कब होती है, तो आपके 1881 में होती हैं। और फिर आपके आता है कि बाल, युवा और वृद्ध, ये क्या है, ये आयु की संरचना है, ठीक है। और क्रियाकलाप के आधार पर जनसंख्या 2 प्रकार की होती है, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या। फिर इस पाठ की किताब के इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं कि जब भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है, कि जनसंख्या का वितरण असमान क्यों है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में लोग कम निवास करते हैं, जयपुर में और इधर जो लोग ज़्यादा निवास करते हैं, इसका क्या कारण है।
तो देखो पहला तो ये है कि कुछ क्षेत्रों की जो जन्म दर है और मृत्यु दर है अलग अलग हैं, तो इस कारण भी जो जनसंख्या जो वितरण है वो अलग अलग है। इसके अलावा भारत की जो अलग अलग राज्यों की इस्तेलाह करती है वो अलग अलग है। जैसे राजस्थान जैसे राज्य में जो जहाँ पर जो रेगिस्तान है, ठीक है, वहाँ की जो जलवायु है वो जीवन के अनुकूल नहीं है, जनसंख्या काफ़ी कम निवास करती हैं। आप रेगिस्तान की जनसंख्या देखें, बहुत ही कम लोग वहाँ पे निवास करते हैं, क्योंकि जो मूलभूत आवश्यकता होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए जैसे पानी वगैरह है, जीवन जीने के लिए सारी चीज़ें होती है, वो वहाँ पे जो अनुकूल जो जीवन जीने के लिए नहीं रहती है। फिर भी वहाँ पे लोग रहते हैं, इनको सैल्यूट है, क्योंकि इतनी इस विकट परिस्थितियों में भी लोग वहाँ पे निवास कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। आप में से कौन कौन से लोग रेगिस्तान में निवास करते हैं, कौन कौन से छात्र ऐसे हैं जो रेगिस्तानी ज़िलों में निवास करते हैं? जैसे आपके जो जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, बीकानेर हो गया, गंगानगर हो गया, ये जो ज़िले हैं इनमें निवास करने वाले जो कैंडिडेट हैं, वो छात्र हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताने कि हाँ हम है जो अपने रेगिस्तान में निवास करते हैं, उन ज़िलों में रहते हैं। इसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा और मृदा भी जो वर्षा मृदा ये सभी जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं? मान लो जहाँ जनसंख्या वहाँ निवास ज़्यादा करना पसंद करेगी जहाँ पर जो खेती हो, ठीक है, उपजाऊ ज़मीन हो। जैसे उत्तर प्रदेश में लोग ज़्यादा निवास करते हैं क्योंकि वहाँ पर जो ज़मीन है वो उपजाऊ है, तो वहाँ पे लोग भी ज़्यादा निवास करते हैं। जबकि क्षेत्र में कम है ये यूपी, मृदा ठीक है और वर्षा भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जो लोग बाग खेती वगैरह करते हैं और वहाँ पे जो उद्योग वगैरह भी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से भी ये फ़र्क पड़ता है। तो जहाँ वर्षा कम होगी तो वहाँ जनसंख्या भी कम होती है, उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्र की आबादी भी ज़्यादा होती है। अगला जो प्रश्न आपका ये है कि केवल बांग्लादेश और जापान की जनघनत्व जो भारत से अधिक है, तो बांग्लादेश और जापान का जनघनत्व कितना है वो आपको लिखना है। तो बांग्लादेश का जो जनघनत्व वो कितना है? 1034 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अपने पड़ोसी मुल्क हैं ये, भारत से अलग हुआ था ये, ठीक है, 1971 में। और जापान जो है एक विकसित देश है जिसका जनघनत्व 339 है। फिर अगला प्रश्न ये कि जनसंख्या वृद्धि दर को महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से? तो 3 घटक महत्वपूर्ण है जनसंख्या वृद्धि के लिए: उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर और प्रवास। ये 3 नाम आपको याद रखना है। जन्म दर अधिक है, यानी कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जितने जीवित बच्चों को का जन्म होता है उसको जन्म दर कहते हैं। तो यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में जो हमेशा जो जन्म दर है वो मृत्यु दर से अधिक रही है। सेकंड है निम्न मृत्यु दर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों को मरने वाली जो संख्या होती है उसको मृत्यु दर कहा जाता है, और मृत्यु दर की तेज़ गिरावट से जो भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। तीसरा है आपके प्रवास। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा प्रमुख घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं, और प्रवास आंतरिक प्रवास भी होता है, और इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, यानी कि एक देश से दूसरे देश में भी जाते हैं और एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जाते हैं। वो चाहे आपके रोज़गार के हिसाब से जाएँ या फिर किसी और काम के कारण जाएँ, तो ये है जो प्रवास, इसका प्रमुख एक कारण होता है। नेक्स्ट है फिर आपके 1981 में जो भारत की जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो क्यों घटी? यहाँ पर बढ़ने की बजाय लोग जो कम हो गए थे, इसका क्या कारण था? तो पहला तो ये कि लोगों का जो परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रति जागरूक होना, जिससे जन्म दर में गिरावट आई। दूसरा है कि सरकार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देना। तीसरा, लोगों द्वारा छोटा परिवार सुखी परिवार वाली कहावत के प्रति जागरूक होना। फिर आपके नेक्स्ट है कि केरल का जो जनघनत्व वो कितना है? तो केरल का जो जनघनत्व वो कितना है? वो 1000 पुरुषों पर कितनी? 1084 महिलाएं। यहाँ की केरल का जो जनघनत्व वहाँ पर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं? 1084 हैं। इसका मतलब जनघनत्व सबसे ज़्यादा है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पांडिचेरी में आपके 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएँ हैं। और बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में 1000 जो पुरुष हैं वहाँ पर जो 868 महिला है। जबकि हरियाणा में इससे और हालत ख़राब है, 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या 831 ही है। तो ये इस प्रकार की विभिन्नता है जो इसमें लिंग अनुपात में देखने को मिलता है। तो ये किस कारण से देखने को मिलता है, क्या क्या इसमें कारण है? ठीक है, ये लिंग अनुपात ज़्यादा कम, इसका क्या कारण है? तो पहला है कि केरल और पांडिचेरी की स्वास्थ्य सुविधाएँ काफ़ी अच्छी हैं। वहाँ की जो हेल्थ जो सुविधाएँ होती हैं स्वास्थ्य संबंधी वो अच्छी होती हैं, इससे शिशु की मृत्यु दर कम होती हैं। और दूसरा है कि इन राज्यों की साक्षरता ज़्यादा है, लोग बाग शिक्षित हैं, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। अधिक साक्षरता होने के कारण छोटे परिवार के लाभ के बारे में इनको पता होता है। दिल्ली में दूसरे शहरों के से जो गाँवों से बहुत सारे पुरुष प्रवास हुआ है। इन्हीं पुरुषों के परिवार में अपने गाँव में जो रहते हैं, और प्रवास से जो दिल्ली के अंदर पुरुषों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो इसमें हरियाणा में सबसे कम जनघनत्व क्यों है? तो इसका कारण है कि कन्या भ्रूण हत्या एक बड़ी समस्या हरियाणा में। यहाँ पर जो लोगों की इच्छा लड़के पैदा करनी होती है, और यहाँ पर जो इस कारण से जो लड़कियों को जो गर्भ में जो
मार दिया जाता है। इस कारण भी जो यहाँ पर हरियाणा में लिंगानुपात वो कम है। तो ये प्रमुख इसके कारण आप इसमें लिख सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके ये आता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषता देख लेते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति परिवारों के आकार को सीमित रखकर प्रति एक व्यक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार और सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत हैं। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों से नियोजित प्रयासों का एक परिणाम है। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के इसमें आपकी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 से जो 30 से कम करने की, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने की, और इसके अलावा जो परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट है आपकी जनसंख्या नीति 2000 और उसके किशोर के में क्या संबंध हो आपको इसमें बताना है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोर किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पोषणिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति में अवांछित गर्भधारण, यौन संबंधों की प्रसारित बीमारियां और किशोर किशोरियों की सुरक्षा जैसी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया है। फिर आपके नेक्स्ट है कि ऐसे इसके द्वारा जो ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं जिनके उद्देश्य देश से युवा और देश से संतान उत्पत्ति को प्रोत्साहित करना, किशोर किशोरियों को सुरक्षित असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभावों के बारे में शिक्षित करना, गर्भ निरोधक सेवाओं की पहुंच और खरीद के भीतर बनाना, खाद्य संपूरक और पोषणिक सेवाएं उपलब्ध करवाना, बाल विवाह के रोकने की तो कानून को सुदृढ़ करना प्रमुख इसके विशेषता है। किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग एक बहुमूल्य संसाधन होते हैं। एक शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या ही कार्यश्रम शक्ति को प्रदान करती है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि प्रवास जो है वो जनसंख्या परिवर्तन का एक प्रमुख कारक है, कैसे है आपको समझाना है। तो प्रवास का मतलब क्या होता है, लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। जनसंख्या वितरण और उसके घटकों को परिवर्तित करने का प्रवास की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि आगमन और प्रस्थान दोनों ही स्थानों की जो जनसंख्या आंकड़े उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो दो शहर है, एक तो ए शहर है और एक बी शहर है। अब ए शहर में रोज़गार की कमी है, यहाँ पर जो पानी वगैरह सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं है, और बी शहर में रोज़गार वगैरह सारी चीज़ें हैं, पानी है, नदियाँ हैं, सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से मान लो इसकी जनसंख्या 100 है और यहाँ की भी जनसंख्या 100 है, तो इसके लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो प्रवासित हो जाएंगे और इस बी शहर में चले जाएंगे। मान लो 30 लोग यहाँ से चले गए, तो इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, वो आपके 30 और बढ़ जाएगी। इसकी कमी हो जाएगी, इसकी 70 रह जाएगी, इसकी आपकी 130 हो जाएगी। तो ये प्रवास के कारण होता है कि प्रवास के कारण यहाँ की जनसंख्या के आंकड़े भी प्रभावित होते हैं। तो इसमें आपकी प्रवास जो आंतरिक हो सकते हैं वो बाहरी हो सकता है। कई लोग जो देश के भीतर प्रवास करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार के लिए जाते हैं। कई लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवास भी हो सकता है, यहाँ से बाहर भी नौकरी करने के लिए या फिर काम करने के लिए जाते हैं। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में परिवर्तन नहीं करता है, लेकिन देश के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। जैसे मान लो लोग जो दिल्ली वगैरह जो महानगर है, बेंगलुरु वगैरह है, कोलकाता वगैरह, वहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वहाँ पर जो रोज़गार वगैरह वो सारी चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। तो भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण क्षेत्रों से अपकर्षण कारक जो प्रभावी है, और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी, प्रतिकूल अवस्थाएं पाई जाती हैं, और नगर का जो कर्षण और प्रभाव रोजगार में वृद्धि, अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। 1951 में शहरी जनसंख्या लगभग 17 से 29% थी, जो 2001 में बढ़कर कितनी हो गई, वो आपकी 27% के लगभग हो गई है। तो आपने उस ज्योग्राफी वाला जो चैप्टर वो तो देख लिया। अब हम देखने वाले हैं आपके इतिहास वाला चैप्टर। इतिहास जो भारत और समकालीन विश्व हैं, इसमें आपके जो कौन कौन से चैप्टर बड़े नंबर के हैं, ज़्यादा नंबर के हैं, उनको हम इसमें कवर करेंगे। तो इतिहास का आपके जो चौथा पार्ट उसको निपटाते हैं इसमें पहले। ये आपके 8 नंबर का चैप्टर है। तो वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद है, इसमें आपके इंपॉर्टेंट जो लाइन वगैरह है उसको हम देख लेते हैं। सन 1600 ईस्वी के अनुसार भारत की धरती पर जो 6/10 भाग पर खेती थी, और अब जो मांग अनुसार बढ़ी है। 1820 में भारत की वन संपदा इंग्लैंड के द्वारा सर्वेक्षण कराया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट जो फैक्ट है आपके कि भारत में रेल लाइन का जो विस्तार है वो 1860 के आसपास में तेज़ी से हुआ। वन संरक्षण के लिए अंग्रेजों द्वारा कानून लागू किए गए, और वनों का विनाश के पीछे युद्ध एक बड़ा कारण है। फिर आपके एक शब्द है इजारेदारी, ये भू लगान प्राप्त करने का एक अधिकार होता है। और नेक्स्ट है फिर आपके अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा खोला गया पहला वानिकी स्कूल द इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल देहरादून है। इनका नाम आपको याद कर लेना है, ठीक है। और स्लीपर क्या होता है, तो स्लीपर रेल की पटरी के पीछे नीचे जो आर पार लगे लकड़ी के लट्ठे होते हैं,
जो पटरियों को अपनी जगह से रोक के रखते हैं उसको अपन स्लीपर कहते हैं। सागवान के बने होते हैं ये। नदियों का उपयोग बांस के बड़े बड़े बहाकर ले जाने में किया जाता था। और वन विकास हेतु जो वैज्ञानिक वानिकी को प्रोत्साहन दिया गया है। फिर आपके जो इम्पोर्टेंस के चैप्टर हैं कि एग्जीक्यूशन है उसको हम इसमें देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका इस प्रकार से है कि पहला प्रश्न आपकी 1600 ईस्वी में भारत के कुल कितने भागों में खेती होती थी? तो इसका उत्तर क्या करेंगे 6 भाग हो जाएगा। ठीक है, 10/6 6/10 हो जाएगा, तो इसका उत्तर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है रंगून के लकड़ी गोदाम में भारी भरकम लकड़ी उठाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था? तो हाथी का उपयोग किया जाता था, तो इसका उत्तर क्या करेंगे हाथी करेंगे। भारतीय वन्य अधिनियम लागू कब किया गया? तो भारतीय वन्य अधिनियम लागू किया गया था 1665 में। कब लागू किया था? 1665 में। किस जानवर का शिकार को खेल ट्रॉफी के रूप में देखा जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके बाघ। इसका उपयोग बाघ जो है, इसका उत्तर सही रहेगा। तो इसका आंसर क्या करेंगे बाघ। टाइगर का जो शिकार है खेल ट्रॉफी के रूप में देखा जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके ये कि चाय और कॉफ़ी के बागान लगाए गए, तो ये वनों को साफ करके लगाए गए थे। नेक्स्ट फिर आपके अगला प्रश्न है कि भारत का पहला वन महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया था? तो भारत का जो पहला वन महानिदेशक था वो ब्रैंडिस था। कौन था ये? ब्रैंडिस। तो इसका उत्तर आपके ब्रैंडिस रहेगा। 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा आपके देहरादून। देहरादून किसकी राजधानी? कमेंट करके बताना। देखिए देहरादून किसकी राजधानी है। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बस्तर के लोगों की मान्यता के अनुसार उन्हें ज़मीन किसने दी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके हो जाएगा धरती माँ ने उनको ज़मीन दी थी। स वाला उत्तर इसमें सही रहेगा। आज भारत की भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य में उपयोग होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके आधा भाग जो है वो कृषि कार्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके ये कि अंग्रेज़ों के लिए भारत में रेलवे का विस्तार करना क्यों ज़रूरी था? तो अपने जो औपनिवेश व्यापार के लिए इसको ज़रूरी किया गया था। तो औपनिवेशिक व्यापार के लिए अंग्रेज़ों ने रेल लाइन का विस्तार किया था। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति वाला प्रश्न आपके ये कि पहला प्रश्न आपका ये है कि भारत में रेल लाइन का जाल किस दशक में तेज़ी से फैला? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1860 रहेगा। 1860 का जो दशक था उसमें रेलवे लाइन का जो विस्तार है वो तेज़ी से हुआ था। रबड़ के वृक्ष से प्राप्त तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसको लेटेक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? लेटेक्स कहा जाता है। तो याद रखिए इसका नाम लेटेक्स है। जो रबर के पौधे से दूध प्राप्त होता है तरल पदार्थ उसको लेटेक्स कहते हैं। जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने शिकार के दौरान कुल कितने बाघ मारे थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 400 बाघ मारे थे। ठीक है, तो इसका आंसर 400 करना है। तेंदुपत्ती का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो बीड़ी बनाने में तेंदुपत्ती का उपयोग किया जाता है। क्या बनाने में? बीड़ी बनाने में तेंदुपत्ते का जो उपयोग है किया जाता है। स्थानांतरित कृषि को किस कृषि के नाम से जाना जाता है? तो उसको जूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि जो होती है उसको जूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। जावा का समुदाय वन काटने में कुशल था। तो जावा का कौन सा समुदाय वन काटने में कुशल था? तो कलांग। क्या नाम याद करना आपको इसमें? कलांग नाम याद करना है। जावा का जो कलांग समुदाय है वो वन काटने में माहिर था। अगला प्रश्न आपका ये कि बस्तर भारत की किस राज्य में स्थित है? तो बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ में आता है। बस्तर कहाँ पर आता है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो बस्तर जो आपको छत्तीसगढ़ में भरना है, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है कि जंगलों में रोशनी करके जो भोजन पकाने के लिए तेल किससे निकाला जाता है? तो वो महुआ के पौधे से निकाला जाता है, महुआ से। मृदा अपरदन को नियंत्रित करते हैं, तो कौन नियंत्रित करते हैं? वन जो होते हैं वो मृदा अपरदन को नियंत्रित करते हैं। सन 1600 ईस्वी में जावा की अनुमानित आबादी कितनी लाख रही? तो 10.34 लाख रही थी। तो 10.34 लाख इसका उत्तर करेंगे। फिर आपके अगला जो प्रश्न है इसमें आपको क्या करना है? मिलान करना है। जैसे आपके सबसे अच्छे वन तो आरक्षित वन हो जाएंगे, सबसे अच्छे वन आरक्षित वन हो जाएगा। फिर आपके जो दूसरा प्रश्न है कि मध्य काल में अकाल कब हुआ था? तो ये 1899 से 1900 में पड़ा था। जब इस समय जो विक्रम संवत था 1956 था। कौन सा विक्रम संवत था? 1956 था। विक्रम संवत जो था 1956 था। और इस समय जो अकाल पड़ा था उसको छप्पनिया का अकाल कहते हैं। इसको कौन सा अकाल कहते हैं? उसको छप्पनिया का अकाल कहा जाता है, क्योंकि 1956 में पड़ा था, ये विक्रम संवत था। जबकि अभी जो है वो कितने साल, अभी कौन सा ईयर चल रहा है? अभी 2025 चल रहा है। तो 2025 में आपके जो विक्रम संवत है वो कौन सा है? कमेंट करके बताना। देखिए अभी विक्रम संवत कौन सा है? विक्रम संवत और ईस्वी सन में 57 साल का अंतर होता है। देखो यहाँ पर 1956 है, ठीक है, इससे
इससे 2025 से 57 कम कर देना, आपका जो विक्रम संवत है वो इसमें जोड़ देना, आपका जो विक्रम संवत है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1899 और 1956 वाला ईस्वी सन था, विक्रम संवत था। तो आपके जो 57 साल का अंतर होता है ईस्वी सन में और विक्रम संवत में। तो आप कमेंट करके बताना कि अभी जो 2025 चल रहा है इसमें कौन सा विक्रम संवत है, अभी जो नया साल लगा उसमें विक्रम संवत कौन सा लगा, कमेंट करके आपको बताना है। बस्तर आंदोलन, तो बस्तर आंदोलन से संबंधित प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके ये। तो बस्तर आंदोलन में आपके क्या रहेगा, इसमें आपके 1910 में हुआ था। चावल उत्पादक द्वीप कौन सा है, तो चावल उत्पादक जो द्वीप हैं वो आपके जावा द्वीप हो जाएगा। रेलवे का विस्तार कब हुआ था, तो रेलवे का जो विस्तार है ये आपके 1960 के जो दशक में 1950-60 के दशक में हुआ था। स्लीपर क्या है, तो आपके जो लकड़ी के बनते हैं उसको अपन स्लीपर कहते हैं। फिर आपके अगला जो प्रश्न वो इस प्रकार से रहेगा, इनको आपको मिलान करना है। इसमें आपकी क्या है कि ऑप्शन, हाँ ये सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी आपको मिलान करना है। तो जैसे आपके जावा तो वो इंडोनेशिया में स्थित है। सिंहभूम के जो जंगल है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, सिंहभूम के जो जंगल है वो साल के पेड़ के लिए प्रसिद्ध है। व्यापारिक फसल कौन सी है, तो भाई कपास, गन्ना और जूट। कपास, गन्ना और जूट जो है वो आपके व्यापारिक फसल का उदाहरण है। और फिर आपके नेक्स्ट हैं चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में आपके ये है कि जो कांटेदार छाल वाला वृक्ष होता है वो कौन सा है, तो सेमूर इसका उत्तर रहेगा। सेमूर कांटेदार जो छाल वाला वृक्ष होता है। और जॉर्ज मूल जो था वो क्या था, ये 400 बाघों का इसने शिकार किया था। अभी हमने ऊपर चर्चा की थी, 400 बाघों का शिकार जॉर्ज मूल ने किया था। और इजारेदारी क्या थी, तो ये एक प्रकार का जो इजारेदारी जो होती है वो एक प्रकार का एकाधिकार होता है, भू राजस्व का एक एकाधिकार होता है। फिर आपके इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एक एक शब्द में उत्तर देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अमेरिका के आदिवासी समूह जो मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाते थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके मक्का उगाते थे। बनाना रिपब्लिक कंपनी किस देश में गठित की गई, तो ये बनाना जो रिपब्लिक कंपनी है वो अमेरिका में गठित की गई थी। कहाँ पर गठित की गई थी, अमेरिका में गठित की गई थी। तो अमेरिका इसका जो करेक्ट आंसर वो रहेगा, अमेरिका। फिर आपके सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के जो पेड़ लगाने की जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहते हैं, इसको बागान कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बागान कहा जाता है। जावा ने वन प्रबंधन कब शुरू किया था, तो जावा में जो वन प्रबंधन का कार्य वो किसने शुरू किया था, तो डचों ने किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके डच ने किया था। प्रारंभ में जावा के जंगलों में किस प्रजाति की जो वन है वो सबसे ज़्यादा पेड़ थे, तो वो सागौन के थे। किसके थे, सागवान के जो सबसे ज़्यादा पेड़ थे। इटली में स्थित पॉपुलर के जो जंगल हो किसके लिए उपयोगी है, तो वो लकड़ी के लिए उपयोगी है। फिर आपके नेक्स्ट है कि यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो बदले में क्या देते थे, तो वो जो देते वो देवसारी देते थे। चॉकलेट में प्रयोग किए जाने वाले तेल कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो साल के बीज से प्राप्त होता है, साल के बीज से। भारत में रेल लाइन का जाल 1946 में बढ़कर कितना हो चुका था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 7,65,000 हो जाएगा किलोमीटर में। भारत में वनों का पहला इंस्पेक्टर जनरल कौन था, तो ब्रेंडिस था। कौन था, ये ब्रेंडिस था। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना किसने की, तो 1864 में की थी, ब्रेंडिस ने की थी। और पहला वन निदेशक भी कौन था, ये ब्रेंडिस ही था। छोटा नागपुर में जो आदिवासियों का समूह बिरसा मुंडा ने किया था, ये बिल्कुल सही बात है। बिरसा मुंडा झारखंड के छोटा नागपुर इलाके में रहते थे और इन्होंने पहला जो नेतृत्व आदिवासियों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है कि भारत के पहले वन महानिदेशक अमेरिकन विशेषज्ञ था, तो ये गलत हो जाएगा। ये जो ब्रेंडिस है वो अमेरिकन नहीं था। मक्का एक प्रकार की व्यापारिक फसल है, खाद्यान्न फसल है, आपके असत्य रहेगा। एक औसत जो पेड़ से लगभग 10 से 12 स्लीपर बन सकते थे, ये भी आपके असत्य रहेगा। रबड़ से के वृक्षों से लेटेक्स प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सत्य हैं। जूमिंग कृषि किसी खेत पर जो 15 वर्ष तक की जाती हैं, तो ये 15 वर्ष वाला जो मामला है वो गलत हो जाएगा। 1850 के दशक में जो रेलवे के जो स्लीपर है वो लकड़ी से बनाए गए थे, तो ये वाला इसमें आपकी सत्य रहेगा। वन अधिनियम के अनुसार मकान बनाने के लिए आरक्षित वन से लकड़ी ले सकते थे, ये आपके गलत हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ भारत का जो 26वां राज्य है, ये आपके सत्य हैं। वन विनाश क्या है, तो वन विनाश वन का समाप्त होना वन विनाश कहलाता है। अरे स्लीपर क्या होता है, तो स्लीपर क्या होता है, रेल की पटरी के आर पार जो लकड़ी के तख्ते होते हैं, पाटियाँ होते हैं, जो कि पटरी के नीचे उसकी जो अपनी जगह पर रोक रखते हैं, इसको स्लीपर कहा जाता है। नेक्स्ट आपके गुंडादुर कौन था, तो गुंडादुर जो था वो बस्तर ज़िले में एक
मिर्गी को लड़ाकू प्रजाति के व्यक्ति को गुंडादुर कहा जाता है। इजारेदारी से क्या मतलब है? तो इजारेदारी का मतलब होता है अंग्रेज़ों के शासनकाल में इस शब्द को प्रेरित किया गया था, जिसमें किसी व्यापारिक कंपनी को किसी क्षेत्र विशेष के वन उत्पादक के व्यापार में एक अधिकार मिल जाता था, उसे इजारेदारी कहा जाता है। वन ग्राम किसे कहते हैं? तो औपनिवेशिक सरकार में 1905 में बस्तर के वनों में शिकार करना, वन उत्पाद इकट्ठा करना पर रोक लगाई गई थी। तो लेकिन कुछ गांव को इस शर्त पर आरक्षित किया गया था, वह वन विभाग के लिए मुक्त में जो पेड़ों की कटाई तथा ढुलाई का काम करेंगे और जंगलों में आग लगाने से इसको बचाएंगे, इसलिए उनको इन गाँव को जो वन ग्राम कहा जाने लगा। वन उत्पाद क्या होता है? तो वन से जो प्राप्त होने वाले उत्पाद होते हैं उनको वन उत्पाद कहते हैं। वन से क्या क्या मिलता है? इमारती लकड़ी है, लाख है, गोंद है, चमड़ा है, रबड़ है, औषधियाँ हैं, ये वन उत्पाद के रूप में जाना जाता है। युद्ध से जंगल कैसे प्रभावित हुए? तो भाई युद्ध से जो वन विनाश का प्रमुख कारण रहा है युद्ध, और क्योंकि युद्ध के दौरान जो अंग्रेज़ों ने जंगी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अनगिनत पेड़ों को कटवाया था, और युद्ध की रणनीतियों में डचों ने बहुत सारे आरा मशीन और सागवान के विशाल लट्ठों को ढेर जला दिया था। कई लोगों ने इस अवसर का लाभ उठाया और खेती भूमि का विस्तार कर लिया, जिससे वन विभाग वापस उन लोगों से नहीं ले पाया था। इस प्रकार से वन्यजीव प्रभावित रहे थे। वैज्ञानिक वानिकी क्या होती है? तो वैज्ञानिक वानिकी के अंतर्गत वन में विविध प्रजाति के पेड़ों को काटकर उस जगह एक जैसे पेड़ एक पंक्ति में लगाए जाते हैं, इसको बागान भी कहते हैं, और इसकी संरक्षण सरकार की देखरेख में होता है, इसको वैज्ञानिक वानिकी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके कि गुमंतु खेती पर रोक लगाने का फैसला सरकार ने क्यों किया? तो गुमंतु खेती में किसान जो नई जगह पर पेड़ को जलाकर जो खेती करते थे और बेशकीमती जो बड़े बड़े पेड़ होते थे वो जल जाते थे। साथ ही गुमंतु खेती के कारण जो सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था, इसलिए सरकार ने जो ये गुमंतु खेती को बंद कर दिया था। नेक्स्ट है फिर आपके टोंगिया खेती क्या है? तो टोंगिया खेती एक प्रणाली है जिसमें गुलामी के समय किसानों को बागानों में खेती करने की थोड़ी छूट मिलती थी, परंतु जिसके अंतर्गत जो पुरुष से वो लंबे चार चोर वाले बांस की सहायता से धरती में छेद करते थे और महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में दान होती थी। फिर आपके अगला प्रश्न है कि वनों से होने वाले लाभ, प्रत्यक्ष लाभ बताना है आपके। तो वनों से प्रत्यक्ष लाभ में आपके कारखानों के लिए कच्चा माल, लाख, गोंद, बांस की लुगदी और औषधियाँ, वन्य पशुओं के जो अवशेष हैं, चमड़ा है, हाथी दांत है, हड्डियाँ हैं, वो सभी इनसे प्राप्त होता है। महुआ के पेड़ से गिरने वाले फूल और फल का उपयोग। तो महुआ के जो पेड़ जंगल में पाए जाते हैं और इनके फूल खाए जाते हैं, इनसे शराब बनाई जाती है और बीजों से तेल निकाला जाता है। औपनिवेशिक काल में वन प्रबंधन के आए 2 परिवर्तनों को लिखना है। तो कौन कौन से परिवर्तन आए? वन के नियमों में प्रभाव हुआ, नियमन में प्रभाव हुआ है। यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम खेती पर देखने को मिला है। ठीक है, सरकार ने गुमंतु खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। और दूसरा है कि परंपरागत शिकार प्रथा पर प्रभाव पड़ा है इसका। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके कि वन इलाके में रहने वाले लोगों के जीविकोपार्जन के साधन कौन कौन से हैं? जो वन में रहते हैं उनके साधन कौन कौन से आजीविका के? तो कंदमूल, फल, पत्ते और वन उत्पाद हैं, जड़ी बूटियों का एकत्रीकरण है, लकड़ी और बांस से बनने वाले परंपरागत वस्तुएं हैं। फिर आपके नेक्स्ट चैप्टर है 5वां चैप्टर, जिसका नाम है आपके आधुनिक विश्व की में चरवाहे। ये चैप्टर आपके 10 नंबर का है, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो इसमें आपके जो डायरेक्ट ही हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। राइका समुदाय के लोग कहाँ निवास करते हैं? तो राइका जो समुदाय के लोग हैं वो अपने राजस्थान में निवास करते हैं। राइका या इनको रेबारी समुदाय भी कहा जाता है। ये ऊँट पालक जाति हैं, ऊँट पालने का कार्य करते हैं। तो इसका आंसर क्या करेंगे? राइका रेबारी राजस्थान करेंगे। अगला प्रश्न आपका ये है कि जो चराई क्षेत्र हैं उसमें कम होने का कारण क्या है? तो चराई क्षेत्र कम क्यों हुआ? जीव जंतुओं का चरने का क्षेत्र कम क्यों हुआ? कृषि का विस्तार, चराई कर, शिकार के लिए पार्क या उपरोक्त सभी? तो इसका उत्तर क्या करेंगे? उपरोक्त सभी करेंगे। तराई मैदान को क्या कहा जाता है? पहाड़ी मैदान को क्या कहा जाता है? तो पहाड़ी के ऊपर जो मैदान होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको बुग्याल कहा जाता है। क्या कहते हैं? उनको बुग्याल कहते हैं। पहाड़ के ऊपर जो मैदान होते हैं उनको बुग्याल कहा जाता है। उपनिवेश बनने से पहले अफ्रीका का जो मासाई समूह है वो कितने श्रेणी में बटा हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके 2 उत्तर रहेगा। ठीक है, 2 भाग में बटा हुआ था। औपनिवेशिक सरकार में आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपके कृषि कर इसका आंसर रहेगा। एग्रीकल्चर पे जो टैक्स लगता है वो इसका कृषि मुख्य इसका स्रोत था। गुजर बकरवाल ये कहाँ निवास करते हैं? तो भाई गुजर बकरवाल जो है वो जम्मू कश्मीर में निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? जम्मू कश्मीर में। मारू राइका क्या पालते थे? तो भाई ये ऊँट पालने का कार्य करते थे। मारू राइका ये ऊँट पालक जाति हैं। नेक्स्ट फिर आपके अगला प्रश्न है कि
औपनिवेशिक काल में मसाई लोगों ने कितने प्रतिशत शहरी क्षेत्र को छीन लिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके परसेंटेज की बात की जाए तो आपके 60% इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा चरवाहा समूह किसे माना जाता है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा चरवाहा समूह है वो अफ्रीका का जो मसाई है, अफ्रीका का मसाई समूह विश्व का सबसे बड़ा जो चरवाहा समूह है। अंतर्राष्ट्रीय जो महाराष्ट्र का जो मुख्य गडरिया जाति के जो लोग हैं वो कौन थे? तो गडरिया जाति यानी कि जो भेड़ पालक जाति है इनको धनगर कहा जाता है। ये धनगर तो है लेकिन ये वास्तविक जो उच्चारण है वो इसको धनगर कहा जाता है। तो महाराष्ट्र में जो धनगर हैं वो ये धनगर सबसे ज़्यादा है। राजस्थान में भी पाए जाते हैं लेकिन राजस्थान में ये धनगर नहीं लगा के ये या तो गाडरी लगाते हैं या फिर ये गायरी लगाते हैं। आप में से कोई स्टूडेंट हो जो धनगर हो तो आप कमेंट करके बताना। धनगर ये ये जो भेड़ पालक जाती है और ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा निवास करती है। राजस्थान में गाडरी या गायरी या फिर धनगर भी लगाते हैं लेकिन धनगर जो अधिकतर जो गाडरी या गायरी समाज के जो लोग होते हैं वो धनगर महाराष्ट्र में लगाते हैं। तो धनगर जो है वो ये एक प्रकार का ये धनगर नहीं होकर ये धनगर है। राजस्थान में जो गाडरी और गायरी समाज के जो व्यक्ति हैं वो धनगर आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो ज़रूर जो आप में से कोई स्टूडेंट अगर गायरी समाज या गाडरी समाज से हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के बताएंगे। एक तो अनगढ़ बावजी के बारे में आप में से कौन कौन जानता है? ठीक है, अनगढ़ बावजी के बारे में। अनगढ़ बावजी का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? एक तो आपको ये कमेंट करके बताना है क्योंकि ये स्पेशल धनगर समुदाय से संबंधित हैं। तो आप जो भी धनगर समुदाय से होगा उनको ज़रूर पता होगा अनगढ़ बावजी के बारे में। और एक अहिल्याबाई होलकर के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है, अहिल्याबाई होलकर के बारे में क्या जानते हैं जिनकी जयंती भी है 13 अप्रैल को? तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और 11 अप्रैल को किसकी जयंती मनाई गई, किसके कारण आपके जो स्कूलों में अवकाश था वो भी आपको कमेंट करके बताना है। तो ये ज़रूर आप जो कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि गुज्जर लोगों का जो व्यवसाय वो क्या था? तो गुज्जर जो समुदाय के लोग थे वो भेड़ बकरियों का पालन क्या करते थे, जो कि गुज्जर बकरवाल आप ऊपर आया था वही आपके जम्मू कश्मीर में निवास करते हैं। औपनिवेशिक सरकार में जनजातियों के लिए अधिनियम पारित किया तो अपराधी अधिनियम पारित किया था। गीले मानसून को बर्दाश्त नहीं कर पाती तो भेड़ जो होती है वो अपने गीले मानसून को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। घास के बिना पशु का शिकार हो जाते हैं तो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। मारू रायका की जो समुदाय की बस्ती होती है उसको क्या कहते हैं? उसको डंडी कहते हैं। राजस्थान में पुष्कर का मेला जो लगता है वो सबसे बड़ा मेला है और ऊँटों का सबसे बड़ा मेला होता है। मसाई शब्द का मतलब क्या होता है? तो मसाई का मतलब होता है मेरे लोग। और फिर आपके है कि पौधों की कटाई के बाद ज़मीन में रहने वाली जो जड़ होती है उसको क्या कहते हैं? उसको ठूंठ कहते हैं। आप सभी को पता है, जैसे मान लो सरसों काट दे तो सरसों की जो जड़ अंदर रह जाती है उसको ठूंठ कहा जाता है। और मसाई पशुपालन मुख्यतः कहाँ के निवासी थे? ये पूर्वी अफ्रीका के निवासी थे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जिसमें आपको मिलान करना है। देखो जैसे तो इसमें आपको मिलान करना है, खंड अ को खंड ब से मिलान करना है जिसमें आपके ठूंठ के बारे में पूछा जा रहा है। तो अभी भी हमने चर्चा की पेड़ पौधों की जो जड़ होती है इसको ठूंठ कहा जाता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि मसाई क्या है? तो मसाई का मतलब होता है मेरे लोग। मसाई का मतलब क्या होता है? मेरे लोग। और फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है तंजानिया। तो तंजानिया में क्या है? आपके सेरेगेंटी पार्क हैं। और राजस्थान में क्या निवास करते हैं? रायका राजस्थान में निवास करते हैं। और रायका जो होते हैं रेबारी या रायका इनके जो आराध्य देव होते हैं वो पाबूजी महाराज होते हैं। कौन होते हैं? पाबूजी महाराज होते हैं। पाबूजी महाराज जो फलोदी वगैरह वहाँ पर इनका जो कोलुमंड में इनका जो जन्म हुआ था। बाबर क्या होते हैं? तो भाई बाबर जो होता है बाबर के बारे में पूछा जा रहा है। तो बाबर जो है वो एक सूखा जंगल होता है उसको बाबर कहा जाता है। और घास के जो पहाड़ी मैदान होते हैं उसको बुग्याल कहा जाता है। पहाड़ के ऊपर जो मैदान होते हैं पहाड़ी मैदान उसको बुग्याल कहा जाता है। फिर आपके अगला प्रश्न इसमें आपको मिलान करने वाला है ये भी हिमाचल प्रदेश और अफ्रीका भेड़ बकरियों का समूह। तो भेड़ बकरियों का जो समूह होता है उसको रेवड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको रेवड़ कहा जाता है। जैसे मारवाड़ के भी जो कई सारे जो ये जो जीव जो पशुपालन जो करते हैं जैसे ऊँट पालक हैं, आपके भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, ये जो अभी जो बारिश के समय में आपने जो ज़रूर इनकी जो रेवड़ देखने को मिलती हैं। फिर आपके नेक्स्ट है ये दूसरा प्रश्न है कि ये अफ्रीका। तो अफ्रीका में आपकी क्या है? मसाई जाति निवास करती हैं। तो मसाई जो जाति हैं वो अफ्रीका में निवास करती हैं। और फिर आपके नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में बकरवाल जो है वो निवास करते हैं, गुजर बकरवाल यहाँ पे निवास करते हैं।
खरीफ की फसल तो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, इसको खरीफ की फसल कहते हैं। धनगर कहाँ निवास करते हैं, तो महाराष्ट्र में निवास करते हैं। बाकी हिमाचल प्रदेश में जो गद्दी समुदाय के जो लोग हैं वो कहाँ निवास करते हैं, हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न जिसमें आपको एक एक वाक्य में उत्तर देना है, एक एक शब्द में या एक वाक्य में। तो प्रश्न आपके कि औपनिवेशिक सरकार में अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये 1871 में पारित हुआ था। और ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं, उसको बुग्याल कहते हैं। काफिला किसको कहते हैं, तो काफिला तो आजकल आपने ट्रेंड सुने होगा, चरवाहों के जो मौसमी भ्रमण का जो समूह होता है उसको काफिला कहते हैं। जैसे रेवड़ होती है उसको काफिला ही कहते हैं। आजकल काफिला अलग ही चलता है, आगे नेताजी चलते हैं उनके बीच में, पीछे गाड़ियों का काफिला चलता है, तो वो अलग काफिला है। और जानवरों का जो काफिला होता है, चरवाहों का जो काफिला होता है वो अलग होता है। ये काफिले आपने देखे होंगे बारिश की ऋतु में, जो मारवाड़ क्षेत्र से जो चरवाहे होते हैं, चाहे वो आपके बकरी पालक हो, ऊँट पालक हो, वो काफिले के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर खूब सारे भेड़ एक साथ आपको देखने को मिल जाते हैं, तो वो उनका काफिला होता है। तांगानिका का नाम बदलकर 1964 में क्या कर दिया, तो तंजानिया कर दिया था। तो तंजानिया का पहले नाम क्या था, 1964 से पहले तांग्यानिका था। अफ्रीका के मासाई भूमि के पीछे कौन सा जो पहाड़ स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा किलिमंजारो। किलिमंजारो की पहाड़ी मासाई भूमि के पीछे स्थित है। किलिमंजारो जल परियोजना किस इलाके से होकर गुजरती है, तो अम्बोसली जो नेशनल पार्क है वहाँ से होकर ये गुजरती हैं। औपनिवेशिक शासन के अंत में कीनिया में कौन से जो नेशनल पार्क शिकारगाह के रूप में अस्तित्व में आए, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके मासाई मारा और सोमबारू। राजस्थान में जो रेगिस्तान में जो ऊँट पालक जो जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको मारू रायका कहा जाता है। ठीक है, ये वोट डालने नहीं, ऊँट पालक होते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि रायका समुदाय के जो सिंध में प्रवेश कब से बंद कर दिया था, तो 1947 से, जब देश आज़ाद हो गया था विभाजन के समय इन्होंने सिंध में जो प्रवेश बंद कर दिया था। नेक्स्ट है 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंगेनिका के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस स्थान से 2 टुकड़े कर दिए, तो इसका हो जाएगा मासाई लैंड के। फिर आपके सत्य असत्य बताना है। तो नेक्स्ट आपके प्रश्न है कि सत्य असत्य बताने, गुजर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते थे, तो ये आपके सत्य हो जाएगा। गुजर बकरवाल ये जम्मू कश्मीर में भेड़ बकरी पालने का कार्य करते हैं और ये जो बड़े बड़े रेवड़ रखते थे। चरवा का कार्य दक्षिण अफ्रीका में 2.25 करोड़ लोगों का कार्य करता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। खानाबदास जाति के चरवाहे भारत में केवल कश्मीर में पाए जाते हैं, ये आपके गलत हो जाएगा, और भी स्टेट में ये पाए जाते हैं। गुमंतु जाति का मुख्य व्यवसाय सब्जी उगाना और उनका बेचना था, तो ये भी आपके गलत हो जाएगा। गुमंतु जाति ये जो चरवाहा के रूप में होते हैं। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को रेवड़ कहते हैं, तो गलत हो गया। रेवड़ तो जो जीव जंतु होते हैं, पालतू पशु, उनकी होती हैं। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को तो बुग्याल कहते हैं। अपराधी जनजाति अधिनियम वो कब जो पारित किया गया था, ये 1971 में पारित किया गया था। तो ये 1971 में पारित नहीं किया था, 1871 में इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट है सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसल को रबी की फसल कहते हैं। तो सितंबर अक्टूबर महीने में जो फसल करते हैं उसको खरीफ की फसल कहते हैं। सितंबर अक्टूबर में जो बोई जाती है उसको रबी की फसल कहा जाता है। भारत पाकिस्तान का विभाजन 1950 में होता, तो गलत हो जाएगा, 1947 में हुआ था। अंग्रेज़ों ने तंजानिया को सेंट सेरेगेटी जो पार्क है उसको शिकारगाह बना दिया था, तो ये वाला आपके सत्य हो जाएगा। लास्ट है मसाई जाति के लोग जो अपनी आजीविका के लिए दूध और मांस पर आश्रित है, ये भी आपके सत्य रहेगा। फिर आपके अगला प्रश्न है आपके 1-1 नंबर के कि बाबर क्या है, तो बाबर जो गढ़वाल और कुमाऊं इलाके की पहाड़ियों में निचले इलाके में जो पाए जाने वाले सूखे जो जंगल होते हैं उसको बाबर कहते हैं। गद्दी क्या है, कहाँ रहते हैं, तो गद्दी जो है वो चरवाहे मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और ये जाड़े के मौसम में शिवालिक के निचले इलाकों में रहते हैं। अप्रैल के महीने में वो लाहौल और स्पीति की तरफ चले जाते हैं। फिर आपके बंजारा समुदाय कहाँ निवास करते हैं, तो बंजारा जो समुदाय है वो असामाजिक जीवन है वो उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और चरागाह की लंबी खोज में लंबी यात्रा करते हैं। ये लोग किसानों को मवेशी बेचते और बदले में अनाज और चारा खरीदते थे। ये प्राचीन समय की बात है। और इनके जो समूह होता है, बंजारा परिवारों का जो समूह होता है उसको बालद कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, उसको बालद कहा जाता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा बालद कहते हैं इसको। और नेक्स्ट है कि प्रतिभूमि नियमावली की महत्वपूर्ण बातें, तो गैर कृषि भूमि चरवाहों से छीनकर खास लोगों को दे दी गई और कुछ चरवाहों को नए क्षेत्र में बेचकर गांव का मुखिया बना दिया गया था। नेक्स्ट है फिर आपके रबी और खरीफ की फसल में अंतर बताएं, तो खरीफ की फसल ठंडी में बोई जाती है, फसल पकने पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए गेहूं और चना खरीफ की फसल, रबी की फसल है। खरीफ की फसल बरसात में बोई जाती है,
और फसलों को पकाने के लिए पानी वर्षा से मिलता है, उदाहरण के लिए मक्का, ज्वार और बाजरा। नेक्स्ट है फिर आपके रायका समुदाय की जीवन शैली कैसी थी। तो रायका राजस्थान के रेगिस्तान में निवास करते थे, जहाँ बारिश का कोई भरोसा नहीं था। खेती की उपज हर साल जो कम ज़्यादा रहती थी, इसी कारण जो रायका है वो खेती के साथ साथ जो चरवाई का काम भी करते थे। बरसात में जो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के रायका अपने गांव में ही रहते थे, लेकिन अक्टूबर में जब चारागाह सूखने लगता था तो नए चारागाह की तलाश में चल पड़ते थे और अगली बरसात में ही अपने घर वापस आते थे। रायकाओं का जो एक तबका ऊँट पालता था तो कुछ जो भेड़ बकरी भी पालते थे। वन अधिनियम का चारागाह समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जो घने वन थे, अधिक आय के स्रोत थे, उनमें पशुओं को चराने की रोक लगा दी। इसके अलावा कम घने वन जहाँ पशुओं को चरने में परमिट अनिवार्य कर दिया था। वनों में चरवाहा के आने जाने का समय निश्चित कर दिया था और वन अधिनियम का उल्लंघन करने पर बड़ा जो भारी जुर्माना वो वसूला जाने लगा था। फिर आपके एक प्रश्न है कि आपके अनुसार जो चरवाहे जंगल में के आसपास ही क्यों रहते हैं। तो भाई पशु जंगल में जो पशुओं को चराते थे, थोड़ी भूमि पर जो कृषि भी करते थे, जंगल से प्राप्त वस्तुओं का व्यापार भी करते थे और जंगलों में शहरों में जो जंगल के उत्पाद लकड़ी को बेचने में काम करते थे, इसलिए चरवाहे जंगल के आसपास ही रहते थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके ये है कि महाराष्ट्र में रहने वाला जो धनगर चरवाहा समुदाय है, इसका सामाजिक जीवन कैसा था। तो धनगर एक महाराष्ट्र में जाना पहचाना है जो चरवाहा समुदाय हैं और 20वीं सदी के प्रारंभ में जो लगभग इनकी आबादी ये लगभग 21 सैकड़ा, 1000, 10,000 लाख, 46 लाख, 4,77,000 थी और जिसमें ज़्यादातर गडरिया चरवाहे थे। लोग कंबल और चादर भी बनाते थे, कुछ लोग भेड़ पालते थे। गडरिया बरसात के समय में दिनों में जो महाराष्ट्र के पठारी भागों में रहते थे और अर्धशुष्क इलाका था, यहाँ पर बारिश भी कम और मिट्टी भी उपजाऊ नहीं थी। चारों ओर कंटीली झाड़ियाँ और सूखे बाजरे के अलावा कोई फसल नहीं हुआ करती थी। मानसून में यह पट्टी जो धनगर के जानवरों के लिए एक विशाल चारागाह बन जाती थी। फिर आपके पॉलिटिकल साइंस की जो किताब है, भारत में जो लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 1, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बड़े पार्ट ज़्यादा नंबर वाले चैप्टर उनको देख लेते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में आपका जो चौथा चैप्टर है, संस्थाओं का कामकाज, ये आपके 8 नंबर का चैप्टर है। तो पहले इसको निपटाते हैं, फिर इसके बाद में जो आपका लास्ट वाला चैप्टर है वो आपके 10 नंबर का, पहले उसको भी हम देखेंगे। इसमें आपकी ये सारी चीज़ दे रखी, इसको अच्छे से आप ज़रूर देख लेना। जैसे आपके जो प्रश्न संख्या 1 है उससे लगाकर हम इसको सही से पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि यदि आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं। तो कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कर सकते हैं। तो ये आज जो भारत के राष्ट्रपति का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि निम्नलिखित में से राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा कौन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके गृह मंत्री जो होता है वो कौन सा ये कार्यपालिका का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है आपकी राजनीतिक संस्थाओं में कौन सी संस्था देश में मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। तो संसद जो होती है ये मौजूदा कानून में जो संशोधन करने का कार्य कर सकती हैं। कौन संस्था जो देश में मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। तो ये एक ही बात है, संसद ही इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है फिर आपके अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 5वां कि भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है, वोट देने की आयु कितनी है। तो 18 वर्ष हो जाएगी। संसद के कितने सदन हैं। तो सदन पूछा जा रहा है तो 2 सदन हो जाएगा, उच्च सदन और निम्न सदन। फिर आपके जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान में आपको देखना है कि 2 राज्यों के बीच में जो विवाद होते हैं वो किसके द्वारा हल किए जाते हैं। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हल किए जाते हैं। कोविड-19 का टीका किसके द्वारा लगाया गया। तो सरकार के द्वारा लगाया गया था। निम्न सदन किसको कहते हैं। तो ये लोकसभा को कहते हैं। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो द्रौपदी मुर्मू इसका उत्तर रहेगा। फिर आपको सत्य असत्य बताना है। भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर राष्ट्रपति होता है, ये बिल्कुल सत्य है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये भी सत्य हो जाएगा। लोकसभा मंत्रिपरिषद की जो नियंत्रित करती हैं, ये भी सही है। और लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो शासकों को भी कानून का पालन करना होता है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। और भारत का जो स्वतंत्र वो कब हुआ था। तो 1947 में हुआ था स्वतंत्र, या इसलिए आपके ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपको मिलान करने वाला है इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये आपके हो जाएगा कि कायदे कानून को मानना लोकतांत्रिक व्यवस्था हो जाएगी। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो देश की ये तो नई दिल्ली में स्थित है और देश का जो न्यायिक व्यवस्था को नियंत्रित करता है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है, राजस्थान का जो हाईकोर्ट है वो कहाँ पर है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का शासनकाल कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है, तो 65 वर्ष की आयु, ये इनकी जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है, 65 वर्ष की आयु होती है, आप जो रिटायरमेंट हो जाते हैं। फिर आपके ये जो क्वेश्चन है इसमें आपके ये दे रखें कि एक एक शब्द में उत्तर देना है। तो निर्वाचन क्षेत्र, तो चुनाव की दृष्टि से जो घोषित क्षेत्र होता है उसको निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। कैबिनेट क्या होती है, तो कैबिनेट जो मंत्री परिषद का शीर्ष समूह जो निर्णय में सहभागी होता है उसको कैबिनेट कहते हैं। गठबंधन की सरकार, जिसमें विधायिका में जब किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो 2 या 2 से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं, उसको गठबंधन की सरकार कहते हैं। अभी जो एनडीए की गवर्नमेंट है वो गठबंधन की गवर्नमेंट है। एनडीए का पूरा नाम क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन इसका पूरा नाम है, जिसमें जो बीजेपी और इसके जो सहयोगी दल है इनके जो सहयोग से जो अभी सरकार बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके कि संसद की समय पूर्व न्यायाधीशों को हटाए जाने को क्या कहते हैं, उसको महाभियोग कहते हैं। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो उसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। किसके हस्ताक्षर के पश्चात कानून बनता है, तो उसका होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या जरूरी है, तो लोकसभा के सदस्यों का पूर्ण बहुमत होना जरूरी है। फिर अगला प्रश्न है कि अन्य पिछले वर्ग को आयोग को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है फिर आपके 1978 में लोकतंत्र कैसे काम करता था, तो लोकतंत्र राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा काम करता था। मंत्रिमंडल क्या करता है, तो देश से संबंधित जो बड़े बड़े निर्णय करता है। सर्वोच्च न्यायालय का क्या काम है, तो सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसी संस्था जो कानूनों, नीतियों और उनके कार्य के अनुरूप जुड़े विवादों का समाधान करती हैं। भारत की संसद का क्या काम है, तो देश के लिए कानून बनाना भारत की संसद का कार्य है। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करते हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय विधान पालिका का जो नाम क्या है, तो कांग्रेस से निम्न सदन को कहते हैं, इसको प्रतिनिधि सदन कहा जाता है और ऊपरी सदन को सीनेट कहा जाता है। फिर भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है और किस आधार पर करता है, तो 12 सदस्य को मनोनीत करता है। कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के आधार पर ये 12 सदस्य भेजते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल, ये एक स्थायी सदन होता है। इसका जो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, परंतु इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं और इसका जो सदस्य का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। फिर आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता का वर्णन करना है। तो भारत के जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक तो संविधान में ये योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 साल होनी चाहिए, वह लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन होने की योग्यता रखता हो और उसके पास लाभ का कोई पद नहीं होना चाहिए। फिर आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके ये कि संसद की किस प्रकार की कार्यपालिका पर नियंत्रित करती है। तो एक तो मंत्रियों से प्रश्न पूछकर पूरक प्रश्न पूछना, काम रोको प्रस्ताव से, नीतियों की आलोचना करके और मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करके, वित्तीय समितियों के द्वारा सरकार का व्यय की जांच करके, जांच संरक्षण की समितियों द्वारा मंत्रियों के विभागों पर नियंत्रित करके। तो ये सभी जो कार्यपालिका पर नियंत्रित करते हैं संसद में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का पद जो ग्रहण करने से पूर्व कौन सी शपथ ली जाती है। तो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व जो शपथ ली जाती है उसका वर्णन संविधान की धारा 60 में किया गया है और राष्ट्रपति पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और उसकी अनुपस्थिति में जो उससे वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होता है उसके द्वारा दिलाई जाती हैं। शपथ क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं मैं फिर इसमें जो राष्ट्रपति बनता है वो उसमें अपना नाम बोलता है। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का जो कार्यपालन करूँगा, अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और मैं भारत की जनता की सेवा एवं कल्याण करूँगा। ये भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो शपथ लेता है। संवैधानिक अध्यक्ष का क्या मतलब है। तो संवैधानिक अध्यक्ष का मतलब होता है संविधान द्वारा निश्चित किया गया अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जो होता है वो संघीय कार्यपालिका की शक्तियों का स्वामी होता है, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि संवैधानिक अध्यक्ष हो, वे वास्तविक अध्यक्ष भी हो। भारत में जो संवैधानिक अध्यक्ष का पद राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति राज्य के अध्यक्ष हैं, सरकार के नहीं होते हैं। फिर आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, ऐसे अध्यादेश की जानकारी दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि संविधान की जो धारा है 123 उसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, जबकि जब उस समय जबकि संसद की बैठक न हो रही हो तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, परंतु जब संसद में बैठक बुलाई जाती है तो उस समय जो प्रथम दिन से लेकर 6 सप्ताह के बीच राष्ट्रपति को अध्यादेश स्वीकृत करने संसद से प्राप्त करनी पड़ती हैं। यदि संसद अध्यादेश को स्वीकार नहीं करती तो अध्यादेश वापस ले लिया जाता है। यदि संसद इसको स्वीकार कर लेती तो अध्यादेश कानून बन जाता है। उपराष्ट्रपति के कार्यों का आपको वर्णन करना है। तो उपराष्ट्रपति के क्या क्या कार्य है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वो कार्यवाही करते हैं।
राष्ट्रपति की मृत्यु पर जो उपराष्ट्रपति अधिक से अधिक 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय, संसद, भारत की जो संसद उसके मुख्य कार्य क्या है? तो किसी भी देश में जो कानून बनाने का जो सबसे बड़ा अधिकार है वो संसद को होता है। कानून बनाने, विधि निर्माण का जो यह कार्य इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहा जाता है। दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती हैं, मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती हैं और मौजूदा कानून को ख़त्म भी करके उसकी जगह नया कानून भी बना सकती हैं। दुनिया भर में संसद चलाने का जो वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती हैं। जैसे भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रित हासिल होता है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही जो सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। सार्वजनिक मसलों में किसी भी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो उच्चतम न्यायालय होता है उसके संविधान का संरक्षक क्यों कहा गया है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसको संविधान का संरक्षक कहा गया है। तो इसके पीछे तर्क यही कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को या अध्यादेश को संविधान के विरुद्ध मानता है तो उसे असंवैधानिक भी घोषित कर सकता है। संविधान की व्याख्या, किसी कानून की संवैधानिकता का अंतिम निर्णय लेने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को होता है, उसको संविधान का संरक्षक कहा जाता है। राज्यपाल की विवेकी शक्तियाँ कौन सी होती? तो राज्यपाल की विवेकी शक्ति होती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, राज्य प्रशासन की राष्ट्रपति को सूचना देना, राज्य विधान सभा को भंग करना। जब कोई मुख्यमंत्री विधानसभा का विश्वास खो बैठ रहे हैं तब राज्यपाल अपनी जो इच्छा से विधानसभा भंग कर सकता है, न कि मुख्यमंत्री की सलाह पर। किसी भी विचाराधीन विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो लोकतांत्रिक अधिकार वाला चैप्टर है, 10 नंबर का चैप्टर है ये। तो इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा की डेमोक्रेसी से बना है। डेमोस का मतलब होता है लोग और क्रेसिया का मतलब होता है शासन। डेमोक्रेसी का अर्थ होता है लोकतंत्र का, यानी कि लोगों का शासन होता है। अब्राहम लिंकन की परिभाषा याद करें। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार हो। इनमें से सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा मौलिक अधिकारों का उदाहरण नहीं है। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है तो लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आवश्यक है। भारतीय संविधान इसमें कौन सा अधिकार देता है? तो काम का अधिकार, पर्याप्त जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार और रक्षा का अधिकार। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके काम का अधिकार। अपनी संस्कृति को दक्षिण अफ्रीका का गणराज्य कब बना था? तो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य कब बना था? तो इसमें आपके जो उत्तर है वो आपके चौथा ऑप्शन करेक्ट। इसमें 5वें प्रश्न का सही उत्तर आपके ब वाला उत्तर हो जाएगा 26 अप्रैल 1992 में। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा आपके 18 वर्ष हो जाएगा। सरोजनी नायडू कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की ये कौन थी? ये प्रथम महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके है कि जनता के लिए चलाए जाने वाला जो शासन है वो किसकी परिभाषा है? तो ये अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। फिर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। वोट डालने की उम्र कितनी है? तो 18 वर्ष हो जाएगी। आंग सान सू की किस देश की? तो म्यांमार की। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने देश हैं? तो 5 देश हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है। फिर आपके सत्य असत्य बताना है। गणतंत्र का अर्थ है फैसला लेने का अधिकार जो जनता के पास होता है, बिल्कुल सत्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये भी सत्य है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये भी आपके सत्य हो जाएगा। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है, ये भी सत्य है। अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश नहीं, जो कि गलत है, लोकतांत्रिक देश हैं। फिर आपको मिलान करना है। भारत का जो संविधान बना तो ये कब बना था? तो ये बना था 26 नवंबर 1949 को। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ये किसका आधार है? तो ये लोकतंत्र का आधार है। धारा जो है वो क्या है? तो धारा जो किसी दस्तावेज का खास हिस्सा होती हैं। और देश की जो सर्वोच्च कानून संस्था है वो कौन है? उसका उत्तर हो जाएगा आपके संविधान, जो सबसे सर्वोच्च कानून है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो ये आपके संविधान सभा के अध्यक्ष थे। फिर आपको एक शब्द में और एक वाक्य में उत्तर देना है। अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता हो जाएगी। और जीवन का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है। छुआछूत की समाप्ति ये समानता का अधिकार है। बेगार पर प्रतिबंध ये भारत की जो संविधान है उसके अनुच्छेद 23 में संबंधित है। मौलिक अधिकार को छोड़कर भारतीय नागरिकों को किन्हीं 2 उल्लेखों का आपको वर्णन करना है। तो इसमें उल्लेख करेंगे, एक तो समानता का अधिकार और एक सूचना का अधिकार। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये कि जो
भारत सरकार जो धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी। समता का मतलब क्या होगा? तो समता का मतलब ये है कि बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध समता का अधिकार कहा जाता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली हो जाएगी और पॉलिटिक्स के रचयिता आपके कौन है? अरस्तु हैं। अधिकार क्या होता है? अधिकार और समाज और सरकार के अन्य व्यक्ति साथियों के द्वारा जो व्यक्तियों के उचित दावे हैं जिनको समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और कानून द्वारा अनुमोदित होता है। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपकी, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य होता है जो किसी एक धर्म को अधिकाधिक धर्म के रूप में स्थापित नहीं करता है। जनहित याचिका के बारे में बताना है तो जनहित याचिका के तहत कोई भी व्यक्ति नागरिकों का समूह सरकार की किसी भी विशेष कानून या कार्रवाई के खिलाफ सार्वजनिक हित की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में एक दरवाज़ा खटखटा सकता है। कोई भी पोस्ट कार्ड पर भी जो न्यायाधीशों को लिख सकता है। यदि न्यायाधीशों को यह जनहित में लगेगा तो अदालत इस मामले की सुनवाई करेगा। मानवाधिकार क्या होते हैं? तो मानवाधिकार वे अधिकार है जो हमारे स्वभाव में निहित होते हैं। इन अधिकारों के बिना मनुष्य के रूप में नहीं रह सकता है। मानवाधिकार हमें मानवीय गुणों, बुद्धि, प्रतिभा, विवेक का पूर्ण विकास और उपयोग करने की अनुमति देता है। वे हमें अपनी आध्यात्मिक और अन्य ज़रूरतों को पूरा करने की अनुमति भी देता है। फिर आपके 2 अधिकारों का उल्लेख करना है जिनकी गारंटी दक्षिण अफ्रीका का संविधान अपने नागरिकों को देता है। निजता का अधिकार, ठीक है, तो नागरिक उनके घर की तलाशी न ले जा सकें, उनके फ़ोन को टैप न किया जा सकें और उनका संचार नहीं खोला जा सके। समानता का अधिकार किन्हीं 2 पदों का उल्लेख करें तो राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य उदाहरण देकर समझाइए। तो भारत की संविधान सभा द्वारा ये भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था। इसका मतलब ये होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार करने में पूरी स्वतंत्रता है। धर्म के आधार पर राज्य द्वारा नागरिकों को किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अर्थात भारत के लोग किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। भारत का कोई भी जो आधिकारिक धर्म नहीं है। प्रत्येक धार्मिक समूह संप्रदाय अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र होता है। फिर आपकी अर्थशास्त्र वाली किताब है ये, आर्थिक विकास की समझ। इसका जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो देख लेते हैं। तो ये जो चैप्टर आपके 12 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। ये चैप्टर भारत में खाद्य सुरक्षा, ये आपके 12 नंबर का चैप्टर है। इस पार्ट में से आपके 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपके 1966-67 में हुई थी। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूँ क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया था। और अगला प्रश्न आपके ये है, खाद्य सुरक्षा प्रणाली वगैरह ये सभी आपको इसमें अच्छे से पढ़नी है, जिसमें जो प्रमुख योजना है उनके बारे में भी पढ़ना है। तो पहला प्रश्न आपके कि अमूल सहकारिता समिति का संबंध किस राज्य से है? तो अमूल कहाँ की है? अमूल जो है गुजरात की है। काम के बदले अनाज जो है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था? तो 77-78 में इसको शुरू किया गया था। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये आपके 2013 में पारित किया गया था। NSX को कहा जाता है। मौसमी भुखमरी किससे संबंधित है? तो ये जो कृषि क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, सरकार कितने वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है? तो ये आपके जो 1 वर्ष इसका उत्तर रहेगा। खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है? तो खाद्य सुरक्षा का मतलब होता है कि भोजन की उपलब्धता, भोजन की पहुंच, भोजन प्राप्त हेतु सामर्थ्य, उपरोक्त सब इसका उत्तर रहेगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करने की मदर डेयरी किस राज्य की है? तो ये आपके दिल्ली से संबंधित है। अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना कब लागू हुई? तो वर्ष 2000 में लागू की गई थी। बंगाल में सबसे विनाशकाली अकाल कब पड़ा था? 1943 में पड़ा था। सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए कौन से कार्ड जारी किए? तो BPL कार्ड जारी किए गए थे, बिल ऑफ पॉवर्टी लाइन। और उचित दर की दुकानों पर बाजार कीमत से कम कीमत पर राशन बेचा जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न ये, जिसको एक शब्द में उत्तर देना है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब लागू की गई थी? 1997 में लागू किया था। भारतीय खाद्य निगम के कार्य क्या है? तो खाद्यान्न की खरीद करना, भंडारण, परिवहन और वितरण करना, बिक्री करना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? तो सरकार द्वारा फसल के आने से पूर्व जो अनाज की कीमत घोषित करना न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है। और बफर स्टॉक का उद्देश्य क्या है? तो खाद्य सुरक्षा प्रदान करना बफर स्टॉक का उद्देश्य होता है। अंत्योदय कार्ड, ये गरीबों में भी जो गरीब लोगों के लिए जो कार्ड होता है उसको अंत्योदय कार्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक सत्य असत्य बताना है। गरीबी रेखा के ऊपर वाले लोगों के लिए BPL कार्ड है तो गलत है। गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए BPL कार्ड होते हैं। काम के बदले अनाज योजना 1977-78 में जारी की, सही बात है ये। इंदिरा गांधी ने श्वेत क्रांति पर डाक टिकट जारी किया था, ये आपके असत्य हो जाएगा। हरित क्रांति पर डाक टिकट जारी किया था। खाद्यान्न की कमी के कारण कीमतें अधिक हो जाती हैं, ये भी आपके जो सत्य हो जाएगा।
बंगाल में अकाल गेहूं की कमी के कारण होती है आपके असत्य रहेगा। फिर आपको इसमें मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो श्वेत क्रांति जो है दूध और दूध के उत्पाद से संबंधित है। उचित मूल्य की जो दुकानें हैं उससे चीनी खाद्य का सामान मिलता है इसमें। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू हुआ था ये। और फिर आपके हैं इसमें अंत्योदय योजना जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। और गेहूं क्रांति पर जो डाक टिकट हुआ था 1968 में आया था। खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है? तो खाद्य सुरक्षा उन सभी लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त है जो सामर्थ्य मिलना है, जो खाद्य सुरक्षा कहलाती है। खाद्य सुरक्षा की कितने आयाम है? तो खाद्य सुरक्षा की जो आयाम वो इस प्रकार से हैं। खाद्य उपलब्धता का अभिप्राय देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात, सरकारी अनाज भंडारों से संबंधित है। नेक्स्ट है फिर खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों? तो आपात स्थिति, खाद्यान्न की कमी, भूखमरी, अकाल को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता होती है। बंगाल में अकाल में सबसे अधिक कौन से लोग प्रभावित हुए? तो सबसे ज़्यादा खेतिहर मजदूर, मछुआरे, परिवहन कर्मी और अनियमित श्रमिक जो थे वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। खाद्य सुरक्षा प्रणाली के घटक तो बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। भूखमरी से क्या समझते हैं? तो भूखमरी एक ऐसी स्थिति जिसमें खाद्यान्न की संकट हो जाती है। इस कारण जो प्राणी भूख मरने लगता है इसको भूखमरी कहा जाता है। उचित मूल्य की दुकानों पर आमतौर पर कौन सी वस्तुएं बेची जाती हैं? तो खाद्य वस्तुएं जैसे चीनी और मिट्टी का तेल, ये उचित मूल्य की दुकानों पर दिया जाता है। निर्गम कीमत से क्या अभिप्राय? तो समाज के गरीब वर्गों को बाजार कीमत से कम मूल्य पर अनाज का वितरण निर्गम कीमत कहलाती है। सब्सिडी वह भुगतान है जो सरकार के द्वारा किसी वस्तु को बाजार में आने से पूर्ति के लिए उत्पादक को देती है। उन राज्यों के नाम बताए जहाँ खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो बिहार हो जाएगा, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। भारत में राशन प्रणाली 1920 के दशक में शुरू की गई थी और बंगाल के अकाल के बाद इसको शुरू किया गया था। फिर आपकी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क्या है? तो ये 2013 में आया था। यह अधिनियम सस्ते कीमतों पर है, जो इसमें 2 रुपये किलो या फिर फ्री भी अनाज दिया जाता है, तो वही आपकी खाद्य सुरक्षा अधिनियम है। पोषण सुरक्षा जीवन प्रदान करती है और लोगों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार बनाती हैं। बफर स्टॉक तो सरकार क्यों बनाती है? बफर स्टॉक अनाजों का वह स्टॉक होता है जिसका सर्जन किसानों से अनाज खरीद करके किया जाता है। सरकार खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक बनाती है ताकि गरीब वर्गों में बाजार मूल्य से कम कीमत पर अनाज वितरण हो सके। न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये कि सरकार के द्वारा किसानों को उनकी फसल के लिए पहले ही बुआई के समय में मौसम में जो कीमतें घोषित कर देती हैं ताकि किसानों को फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सके, और उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। फिर आपके अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट आपका ये है कि हरित क्रांति ने खाद्यान्न को भारत को आत्मनिर्भर बना दिया, कैसे? लिखिए। हरित क्रांति के कारण खाद्यान्नों में वृद्धि हुई। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप जो कृषि फसलों में विशेषकर खाद्यान्न, गेहूं और चावल में वृद्धि हुई थी। किसानों की समृद्धि, कृषि उत्पादन में किसानों की कमाई भी बढ़ी और वह समृद्ध हो गए। खाद्यान्न के जो आयात में कमी हुई। हरित क्रांति के बाद खाद्यान्नों की उत्पादन में वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप आयात में भारी कमी देखने को मिली और भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया और उसके पास पर्याप्त जो भंडार भी उपलब्ध। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने जो कक्षा 9 की आपकी जो सामाजिक विज्ञान है उसके इंपॉर्टेंट जितने भी चैप्टर थे बड़े नंबर वाले, उनको हमने कवर किया। इसी प्रकार से आपका जो और भी वीडियो आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऐप के ऊपर अभी तक आपने जो टेस्ट सीरीज को नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना। मात्र 99 में आपको टेस्ट सीरीज अभी उपलब्ध है और जिसमें आपको जो ज्वाइन करके मुझे आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको सभी विषय की वीडियो मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपना व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और आपके पास भी कोई पेपर हो तो आप मुझे इस नंबर पे भेज सकते हैं। उसकी PDF बनाकर सॉल्यूशन उसका करवा दिया जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि इस प्रकार की और वीडियो आपके लिए अपलोड किए जा सके।